everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, you are back with another video series and in this series आज हम एक नई प्लेलिस्ट कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को कवर। ये आपके बीबीए, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए इन सारे मतलब उसमें होता है। आप किस में है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे और किस सेमेस्टर में है वो भी बताएंगे। हर सेमेस्टर में, हर कॉलेज में अलग अलग सेमेस्टर में इसको दे देते हैं। ठीक है, तो आज हम देखिए कवर क्या करेंगे, लेकिन इस सीरीज से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि इस सीरीज को आप लोग को पूरा देखना है, क्योंकि जिसने ये सीरीज पूरी देखी ना उसका ये पेपर बहुत जल्दी अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि मैं बहुत ईजी वे में बताऊंगी और मेरा यही फोकस रहेगा कि आप लोग को ये बहुत ही जल्दी समझ में आए, आपको कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, आप रिलेट करके इसको समझ पाओ। ठीक है, सो प्लेलिस्ट का वेट करते रहिए, पर यूनिट में सारे टॉपिक जो है वो कवर कराती रहूंगी और इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, सो चलो हम लोग देख लेते हैं करना क्या है इसमें हमें। हम आज कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि होता क्या है आखिर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, क्या इसका इंट्रोडक्शन है, इसकी मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या होता है और कुछ जो नेचर और फीचर्स है उन्हें हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। राइट, सो इसको हम लोग शुरू करते हैं। सो गाइज, जैसे कि अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो पहला टॉपिक है वो ये है कि एक ओवरव्यू हम लेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का कि होता क्या है। अच्छा देखो, मैं अभी यहाँ पे जल्दी जल्दी बता देती हूँ क्या होता है। देखो समझो, ऑर्गेनाइजेशनल तो आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा देखते हैं, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन, लाइक हॉस्पिटल में एक ऑर्गेनाइजेशन है, कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑफिस, पार्टीज, इंस्टीट्यूशन, ये सब क्या है, ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम्पल है जहाँ पे लोग एक साथ वर्क कर रहे होते हैं, कुछ गोल एम के टुवर्ड उनका एक फोकस होता है। ये सारे इंस्टीट्यूशन हमारे क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन काम करेगा, लोग काम करेंगे, और यही लोगों का जब हम लोग बिहेवियर को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, वो होता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। कि एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग जो है, जैसे वहाँ का सिस्टम है, जैसे वहाँ के लोग हैं, वो कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, उसकी स्टडी है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। Organizing is a fundamental managerial function. It refers to the process of identifying and grouping. अब ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, हमने देखो पढ़ा था मैनेजमेंट के जब फंक्शन हमने पढ़े थे बिजनेस मैनेजमेंट में, तो हमने पढ़ा था एक ऑर्गेनाइजिंग वर्ड। तो ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए नया नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे क्या होता था कि हम लोग ने जैसे एक मीनिंग देखी थी उसकी कि बहुत सारी चीज़ें जो भी है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जिन रिसोर्सेज का आपको यूज़ करना है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, फाइनेंशियल रिसोर्स हो, कोई भी रिसोर्स हो, उसको एक साथ लाना, उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना, वो था। दूसरा हमने पढ़ा था इसका मीनिंग में कि स्टैब्लिश करता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप जो उनके लोग हैं उनके बीच में, ताकि वो ऑर्गेनाइज रूप में वर्क कर पाए। ठीक है, तो ये एक समरी है कि ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग क्या है और ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस यील्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस से ही क्या आता है, जब वो ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, लोगों को लाते हैं, उनको प्रॉपरली उनकी प्लेस पे पुट करते हैं ताकि वो लोग अच्छे से काम कर पाए, उनके वर्क को देखते हैं, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, उन्हें पावर देते हैं ताकि वो अपना काम कर पाए। तो ये क्या है, बताता है हमें कि इसकी वजह से क्या आता है, एक ऑर्गेनाइजेशन हमारी बन पाती है। और वो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या है, लोगों का ग्रुप है जो एक साथ काम करते हैं किसी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव या गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू है। बस आपको पेपर में अगर कॉन्सेप्ट लिखने आएगा तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आखिर क्या होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने भी देखा है कि हम भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो हम वहाँ जाके कैसे बिहेव करते हैं, हमारा क्या रवैया रहता है, कैसे हम लोग हैं, क्या हमारा एटीट्यूड है, ये सारी चीज़ें हमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में स्टडी करनी है। सो नाउ गाइस, अब हम मीनिंग को समझेंगे कि मीनिंग क्या है इसका। ठीक है, एक ओवरव्यू हमने ले लिया जहाँ में पढ़ लिया कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस से कैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनती है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है सिंपल कि इंस्टीट्यूशन जहाँ पे लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं किसी एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। नाउ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, इट इज़ द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट हाउ पीपल एक्ट विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ये है कि आप स्टडी करो, ठीक है, स्टडी करो और समझो इस बात को कि कैसे लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में एक्ट करते हैं, उस चीज की स्टडी है एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इट इज द स्टडी ऑफ व्हाट पीपल डू विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ देयर बिहेवियर अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत जरूरी होता है कि आप अपने जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, आप उनको समझ पाओ कि वो लोग कैसे हैं, उनको कौन सी चीज, जैसे कि कुछ लोग होते हैं
एग्जाम्पल हो, उनको क्या कहते हैं, मोटिवेशन तब मिलता है जब उन्हें लगता है कि हमें ज़्यादा हमारी इनकम बढ़ा दी गई है, हमारी सैलरी हाई कर दी गई है, तो उन्हें लगता है हम मोटिवेटेड फील करें। कुछ इंप्लॉयज ऐसे होते हैं, उन्हें पैसों से मतलब नहीं होता, उन्हें होता है कि हमें यार सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, हमें आप रिस्पेक्ट दीजिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, हमें मतलब मत दीजिए आप इस तरीके से वो पैसे का हाइक, लेकिन हमारी एटलीस्ट रेपुटेशन हो, हमें लोग उसको रिस्पेक्ट से ही देखें, हमें ऐसा ना हो कि हमें बोले कि आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं। उनके लिए वो एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो ये आप चीज़ कब समझ पाओगे कि आपके किस एम्प्लॉय के लिए किस तरीके का मोटिवेशन चाहिए, और आप उसको उसी तरीके का मोटिवेशन दे पाओ ताकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा रहे। ये तब हो पाएगा जब आप उसकी स्टडी करो, और यही जो स्टडी करने का होता है वो होता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कि स्टडी करना कि लोग क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और उनका बिहेवियर कैसे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। क्योंकि ऑब्वियस है, अगर आपने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं किया तो जो उनका बिहेवियर होगा वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को अफेक्ट जो है वो करेगा। नाउ नेक्स्ट है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम बहुत सारे इश्यूज को स्टडी करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो गई आपकी, कि जॉब कैसा है, वर्क क्या है, प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मोटिवेशन, लीडर, मतलब जितनी भी चीज़ें आपके एक एम्प्लॉय से रिलेटेड हो सकती हैं, कि उसकी जॉब्स का क्या क्राइटेरिया हो सकता है, क्या लीव्स उसके लिए सुटेबल होंगी, कि प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हो सकती है, उसका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, लोगों के साथ इंटरेक्शन क्या है, पावर, बिहेवियर, लीडर, मोटिवेशन, जॉब की डिज़ाइन क्या है, वर्क स्ट्रेस, ये सारे फंडामेंटल इश्यूज को हम तो यहाँ पे पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। और क्यों ये सारे इश्यूज स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि यही सारे इश्यूज तो एक एम्प्लॉय को, एक पर्सन को, या वहाँ पे जो काम कर रहे हैं लोग, उनके बिहेवियर को अफेक्ट करता है। अगर आप उन्हें टाइम पे लीव नहीं दे रहे हो उन्हें, तो वो ऑब्वियस है एक टाइम पे जाके वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि यार हमें नहीं करना काम, इतना बर्डन कि छुट्टी नहीं मिलती है, यहाँ पे लाइफ अपनी कुछ है ही नहीं, बस ऑर्गेनाइजेशन तक ही रह जाओ, है ना। फिर टर्नओवर मतलब कि एम्प्लॉय छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो आप स्टडी करोगे ना कि ऐसा क्या हो गया कि वो छोड़ के जा रहे हैं, क्या उन्हें हमारा इनकम नहीं, मतलब उन्हें हमारा सैलरी नहीं समझ में आ रही, उन्हें कहीं और ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है, या यहाँ लोगों का कल्चर नहीं समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। इसको थोड़ा अच्छे से इसलिए बता रहे हैं ज़्यादा टाइम लेके, क्योंकि आपको अपने पॉइंट्स लिखने हैं वहाँ पे, और तभी आप अपने पॉइंट्स लिख पाओगे जब आपका कंटेंट आपके दिमाग में हो कि मैंने क्या क्या पढ़ा था। देखो इसमें यही सिंपली आप बोल के आ सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मतलब होता है स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ पीपल हु आर वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन, वाई, सो दैट वी कैन फाइंड आउट कि हाउ देयर बिहेवियर अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि उनका बिहेवियर कैसे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। इसमें हम लोग कौन कौन से इश्यूज पढ़ेंगे, सारे इश्यूज लिखो जो एक एम्प्लॉय से रिलेटेड हो सकते हैं, कि जॉब है, वर्क है, प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ग्रुप स्ट्रक्चर, ये सारी इश्यूज जो है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे या ये इससे डील करता है। ठीक है ना। हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा नेचर एंड फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है, हमने समझ गया कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं उनके बिहेवियर की स्टडी करना, ताकि हम समझ पाएँ कि उनके बिहेवियर से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कैसे अफेक्ट होता है, और उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है तो उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें को उनको प्रोवाइड करना, ताकि हम एक कॉमन ऑब्जेक्टिव या गोल जो है वो अचीव कर। नेचर या फीचर देखो क्या होता है। नेचर क्या है कि इसका ये नेचर है पहला कि मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी है। मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी मतलब क्या है कि मल्टी मतलब बहुत सारे, डिसिप्लिनरी मतलब बहुत सारी फील्ड से रिलेटेड ये स्टडी है। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में बस अब एक ही चीज़ का ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, बहुत सारी थ्योरीज और कॉन्सेप्ट अलग अलग फील्ड से ली गई हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बिकॉज इट हैज़ बोरोड कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज फ्रॉम अदर फील्ड। क्योंकि इसमें जो भी कॉन्सेप्ट है, भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे आगे, तो हम देखेंगे अरे ये सारी चीज़ें तो हमें इस सब्जेक्ट में देखने को मिलती हैं, ये सारी चीज़ें तो हमें यहाँ से देखने को मिलती हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट वहीं अलग अलग फील्ड से लिए गए। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हमने जो भी कॉन्सेप्ट लिया है वो सिर्फ मैनेजमेंट से लिया है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमने साइकोलॉजी से लिया है। साइकोलॉजी क्या, साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान, मतलब कि लोगों के बारे में स्टडी करना कि लोग कैसे सोचते हैं, उनका क्या माइंड कैसे उनका वर्क करता है, किस चीज़ के लिए उन्हें अट्रैक्शन हो जाता है, उस तरीके की चीज़ें को आप समझ रहे हो, उनके मन से रिलेटेड चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो। ठीक है, वो साइकोलॉजी की ब्रांच डील करती है, और साइकोलॉजी से भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट लिए गए हैं, क्योंकि आखिरकार लोगों के बारे में ही तो आपको जानना है कि लोगों के माइंड में कैसे वर्किंग है, उनका क्या सोचने का तरीका है। राइट, सोशलॉजी मतलब
कि सोशियोलॉजी बेसिकली डील करता है कि सोसाइटी में लोगों का कैसा रिलेशन है, उससे रिलेटेड होता है। तो सोशियोलॉजी के भी कॉन्सेप्ट लाएंगे, क्योंकि हमें पता है एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग इंडिविजुअल लेवल पे तो काम कर रहे हैं, लेकिन एक ग्रुप में भी तो काम कर रहे हैं। तो वो ग्रुप में कैसे एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं, उनकी कौन कौन सी थ्योरीज कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इज जो पॉलिटिकल साइंस, राइट। पॉलिटिकल साइंस का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में जब हम आगे मतलब एक टॉपिक पढ़ेंगे डिसिप्लिन, उसमें हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ओवर मोटा मोटा जो है वो ये है कि पॉलिटिकल साइंस जैसे कि लोगों को पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में पढ़ा कि कैसे जो राजा महाराजा तो उन्होंने पॉलिटिकल पावर गेन करी, इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी लोग पावर में रहना चाहते हैं। उन्हें भी रहता है कि हम कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स करके या कैसे शरीयत रच के पावर ले ले। तो वो सारी चीज़ें के वो थ्योरी कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होते हैं। एंथ्रोपोलॉजी वाला सीन है यहाँ पे। एंथ्रोपोलॉजी वाली ब्रांच से भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट लिए गए हैं। एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली डील करता है स्टडी ऑफ सोसाइटीज़। अब लोग सोसाइटीज़ में स्टडी करेंगे, तो अगर हम सोसाइटी को स्टडी कर ले तो हमें समझ में आएगा कि जो लोग उस सोसाइटी से आती है उनका कल्चर क्या होगा। उस सोसाइटी के लोग, जैसे कोई सोसाइटी को आपने स्टडी किया, आपको पता चला कि इस साइड की जो सोसाइटी है यहाँ पे लोग टाइम को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते, तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ के अगर कैंडिडेट आप हायर कर रहे हो कि यहाँ का जो भी कल्चर है वो उस अकॉर्डिंग ही ये इंसान भी आने वाला है। तो वो सारी चीज़ें आपको हेल्प करती है एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में। टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है, साइंस हो गई, इन्वायरमेंटल साइंस, ये सारी चीज़ें अभी डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस इतना आपको याद रखना है कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो भी आपके फील्ड्स हैं उससे कॉन्सेप्ट और थ्योरीज जो है वो हमने बोरो की हुई हैं, ताकि हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को स्टडी कर पाएँ। ठीक है। नेक्स्ट इज साइंस एज वेल एज एन आर्ट। जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है वो आपका साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस क्या होता है? साइंस होता है जब आप, साइंस एक ऐसी ब्रांच होती है जो कॉज एंड इफेक्ट पे रिलाई करती है, और ये वो कॉन्सेप्ट देती है जो बिल्कुल एज इट इज आप अपनी लाइफ में यूज करते हैं, आपको चेंज नहीं करने की रिक्वायरमेंट है। लाइक ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो मतलब कोई चीज है ग्रेविटी के कारण नीचे ही आएगी, तो ये एक मतलब ट्रुथ है, ये आप डिनाई नहीं कर सकते हो, ये एक फैक्चुअल चीज है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये हो गई हमारी साइंस। तो बिकॉज इट अप्लाइज आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिवली, मतलब जैसे कि जैसे आपके आइडियाज और कॉन्सेप्ट हमने जो भी फील्ड से लिए हुए हैं उसको आप वैसे ही अप्लाई करते हो अपने लोगों के ऊपर जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, इसीलिए ये साइंस है। क्योंकि आप यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर रहे होते हो, जो चीज़ जैसे है, जैसे आपको पता है वैसे ही आपने यहाँ पे क्या किया, अप्लाई करी है लोगों पे, ताकि आप उनके बिहेवियर को स्टडी कर पाओ। तो ये बेसिकली क्या है, साइंस है। क्योंकि एज इट इज चीज़ें आपने आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट जो है वो ऑब्जेक्टिवली एज इट इज आपने अप्लाई किए हैं, ठीक है, उनको चेंज नहीं किया है। और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आर्ट इसलिए है क्योंकि इसकी जो एप्लीकेशन है वो चेंज होती है एज पर नीडेड। मतलब हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपको मोटिवेशन उनको प्रोवाइड करने के लिए जो है वो मनी इंसेंटिव्स देने होंगे, लेकिन कुछ लोग के लिए वो नहीं देना होगा। तो अगर आपको कोई थ्योरी आपने अप्लाई की जिससे आपको ये पता चल रहा है कि हाँ मोटिवेशन के थ्रू लोगों को अगर आप करना है तो आप यही रास्ता अपनाएं, तो एज इट इज अप्लाई कर ले तो वो साइंस है। लेकिन अगर आप उसको रिक्वायरमेंट के अनुसार चेंज कर रहे हो, आपको लग रहा है नहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे तो ये चीज़ वर्क ही नहीं कर रही है, ये चीज़ फेल हो रही है, तो अब आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग चीज़ें अप्लाई करना शुरू करोगे। इसलिए हम इसे आर्ट भी कहते हैं, क्योंकि हर एक इंसान का अलग वे होता है समझने का, तो आपको उसको उसी अकॉर्डिंग ही डील करना होगा। तो आप रिजिड नहीं हो सकते हो कि ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही है तो हम उसको ऐसे ही अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है। आप उसको सिचुएशन और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको उसे चेंज करना होगा। ठीक है, तो ये आपका साइंस भी है। कहीं कहीं आप बिल्कुल एज इट इज कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हो, चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कहीं कहीं जहाँ चेंज करने की ज़रूरत होती है आप उसको चेंज भी करते हो, ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी ला पाओ, अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों से काम करा पाओ। वरना अगर आप एक रिजिड कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हो कि नहीं यही कॉन्सेप्ट है, टाइम पे आना है, यही टाइमिंग है, यही हमारा एक मतलब ट्रुथ फैक्चुअल कंटेंट है, हम इसको हमेशा से अप्लाई करते आए हैं तो यही रहेगा, तो फिर आप वहाँ पे फेल हो जाओगे अगर वो लोग नहीं मानना चाहते हैं तो। ठीक है, तो टाइम टू टाइम आपको चीज़ें जो है वो अपडेटेड भी करनी होंगी। नेक्स्ट जो आपका नेचर है वो है कि सिस्टम अप्रोच है। सिस्टम अप्रोच क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को हम एक एज अ सिस्टम मैथड देखते हैं, कि सिस्टम मैथड जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में यूज होता है। मतलब इसमें बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं।
इसमें जो एक पूरे सिस्टम की तरह वर्क करते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और वो आपस में एक साथ वर्क करते हैं, ठीक है। द सिस्टम अप्रोच प्रोवाइड अ वैल्यूबल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ द एलिमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट विद वन अदर, कि जो भी एलिमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं और सराउंडिंग से। अब आता है एलिमेंट्स क्या है। एलिमेंट आपके देखो, एक होता है पीपल होता है, जो लोग वहां काम कर रहे हैं, प्लस टेक्नोलॉजी होती है, जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू वो लोग काम करते हैं, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली कि इन सब लोगों के साथ मिलके जो भी आपका अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप वाली चीजें हैं, वो ये सारी चीजें एक साथ हुआ करती हैं, और आपका एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब इसको इजिली अगर हम समझे तो ये बताता है कि लोग, मतलब कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं वो कैसे हैं, ठीक है, वो कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, वो कैसे बिहेव करते हैं, वो कैसे परफॉर्म करते हैं टास्क। नेक्स्ट जो एलिमेंट आता है वो आता है आपका टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आपको पता है कि अपडेट होती रहती है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में आपको टेक्नोलॉजी अपडेट करनी है, टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने काम को ईजी बनाते हो। ये मैं अभी अलग अलग बता रही हूँ कि होता क्या है। स्ट्रक्चर बेसिक क्या है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप कैसा है, आपका लोअर लेवल, मिडिल लेवल, हायर लेवल, ये कैसे वर्क करता है, कैसे आपका स्ट्रक्चर है, क्या मिडिल लेवल से डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है आपका टॉप लेवल से, या रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आपने बांटी है, डिसेंट्रलाइजेशन किया है, सबको पावर दे रखी है, अपने पास ही रखी है, क्या स्ट्रक्चर है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, वो होता है आपका स्ट्रक्चर। अब ये सारी चीजें आपस में इंटरेक्ट करती हैं, तो ये क्या बनाती है, एक सिस्टम। जैसे लोग हैं तो लोग अकेले काम करेंगे, टेक्नोलॉजी अकेले काम करेगी, स्ट्रक्चर अकेले, ऐसा तो नहीं होगा ना। लोग ही तो टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे ताकि वो अपना रिजल्ट इंप्रूव कर पाए, और लोग जब टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव को यूज करेंगे तभी वो साथ एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को भी शेयर करेंगे, एक दूसरे को गाइड करेंगे, बहुत इंस्ट्रक्शन देगा कि टेक्नोलॉजी ऐसे यूज करनी है, लोगों को पता चलेगा, वो वैसे वर्क करेंगे। तो इस तरीके का एक एग्जाम्पल लेके हम ये समझ सकते हैं कि ये एक पूरे सिस्टम की तरह वर्क करता है, कि लोगों को टेक्नोलॉजी से यूज़ है, वो अपने टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं, काम करते हैं जो भी इन्हें टास्क दिए हैं, और स्ट्रक्चर जो है वो उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है कि जो वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपना वर्क कर रहे हैं, अब उसको कैसे एक दूसरे को कम्युनिकेट करना है, कौन बॉस है, कौन इंस्ट्रक्शन देगा, कैसे वर्क होगा, ये सारी चीज़ें क्या है आपका एक सिस्टम जो है वो बनाती है। और यही आपका ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक अप्रोच, सिंगल अप्रोच नहीं है, ये एक सिस्टम की अप्रोच है जहाँ पे लोग, टेक्नोलॉजी, स्ट्रक्चर, ये सब एक साथ मिलके काम करते हैं और एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। लोगों को टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी ऐसे ही काम नहीं करेगी, इससे लोगों की ज़रूरत है, और एक स्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है ताकि हमें पता चल पाए कि किसको कब क्या काम जो है वो करना है, कैसे टेक्नोलॉजी किसको यूज़ करनी है और किस तरीके से वो वर्क होगा। ठीक है, तो ये एक इंटरडिपेंडेंस वाली चीज़ें हैं जो एक साथ काम करती हैं। तो हम इसीलिए कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हमारा एक सिस्टम अप्रोच है, सिंगल अप्रोच नहीं है, एक ही चीज़ नहीं बस काम करती है कि लोग ही काम कर रहे हैं, लोग बहुत सारी चीज़ों के थ्रू वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। और ये भी है कि एक्सटर्नल चीज़ों से भी एक आपका फैक्टर इन एलिमेंट आएगा जो हम आगे भी पढ़ेंगे, कि एक्सटर्नल वाली चीज़ें भी आती हैं कि लोग सिर्फ अंदर ही काम नहीं करेंगे टेक्नोलॉजी और स्ट्रक्चर में, बल्कि वो बाहर से भी ये लोग सब आपस में मिलके इंटरेक्ट करेंगे। लोग अपनी टेक्नोलॉजी को लेके एक उसके साथ काम करते हुए, उसके स्ट्रक्चर में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए ये भी फोकस करेंगे कि हम बाहर के जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनसे हम अच्छा इंटरेक्शन कर पाएँ, उसके थ्रू हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्रोथ ला पाए, सक्सेस ला पाए, उनसे जुड़ पाए। ठीक है, तो एक बेसिक एक सिस्टम बना देता है ये पूरा आपका। ठीक है, तो ये याद रखे रहेगा। और इससे सिंगल भी क्वेश्चन आता है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सिस्टम अप्रोच, नाउ एक्सप्लेन, इसलिए मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आई होप कि समझ में आया है। नेक्स्ट है आपका कंटिजेंसी अप्रोच। कंटिजेंसी अप्रोच क्या कहता है कि ये कहता है कंटिजेंसी अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इम्प्लाइज दैट डिफरेंट सिचुएशन रिक्वायर डिफरेंट बिहेवियर प्रैक्टिस फॉर इफेक्टिव इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग ट्रेडिशनल अप्रोच फॉर ऑल द सिचुएशन। कंटिजेंसी कहता है कि अलग अलग सिचुएशन के लिए आपको अलग अलग चीज़ें जो है वो अप्लाई करनी होंगी ताकि आप अच्छा रिजल्ट ला पाओ। अगर आप एक ट्रेडिशनल अप्रोच को ही हर सिचुएशन में अप्लाई कर देते हो तो वहाँ पे आप फेल हो जाओगे। अब की टाइम का ऐसा टाइम है जहाँ पे चीज़ें चेंज होती होती जा रही हैं,
अभी अगर हम एक टेक्नोलॉजी को ही ले ले ऑर्गेनाइजेशन में और हम अपने एम्प्लॉयज से बोले कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो है पेन पेपर वाला वर्क करना है, आप सिस्टम में नहीं बैठेंगे, सिस्टम में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर उठाओ कैलकुलेशन करो, चाहे जितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो, तो वहाँ के एम्प्लॉयज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ही एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और कहेंगे कि यार इनका तो काम करने का ढंग ही बिल्कुल अलग है, इतने पुराने जमाने की सोच के साथ ये काम करना चाहते हैं और हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि आपके जो लोग हैं उनके थ्रू आपको कैसे वर्क करना है, कौन से आप प्रैक्टिस जो है वो अप्लाई कर सकते हो जिससे वो लोग अच्छे से बिहेव करें और वहां पे आपके साथ काम करना पसंद करें। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीजें अगर आपको लग रही है तो आप अलग अलग चीजें या अलग अलग मेथड ट्राई करो एटलीस्ट, और देखो कि सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है। एक ट्रेडिशनल अप्रोच को ही आप हर जगह फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो कंटेंजेंसी अप्रोच यही बताता है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में आपको कि ध्यान देना होता है कि टाइम टू टाइम चीज़ों को अपडेट करते रहो और लोगों की नीड के अकॉर्डिंग चीज़ें जो है वो लाओ, इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, और उस पर रिजिड रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच। ये बहुत ही ईजी है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बेसिकली हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं वो कैसे बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे आपको ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच जो है उसे फॉलो करना होता है कि जो भी आपके लोग हैं, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं, उनके बारे में आप अंडरस्टैंड करो, ठीक है। इट इज कंसर्न विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पीपल, लोगों का उनका डेवलपमेंट करो, उनका ग्रोथ करो ताकि वो क्रिएटिव हो पाए, जो भी उनके अंदर पोटेंशियल उसका फुल यूटिलाइजेशन कर पाए। ये भी फोकस करता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कि जो भी हमारे साथ लोग कनेक्टेड हैं हम उनका बेस्ट वर्जन जो है वो ला पाएं। और वो बेस्ट वर्जन कब ला पाएंगे, जब उनकी स्टडी करेंगे, उनको समझेंगे कि वो कैसे मोटिवेट होते हैं या उन्हें किस टाइप की लीडरशिप की रिक्वायरमेंट है, या वो किस तरीके से सोचते हैं, या कौन कौन सी नए नए स्कीम्स हम जो है ला सकते हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग, या उनके लिए कैसा एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच को टारगेट करता है कि हमें लोगों के लिए काम करना है ताकि लोग हमें अच्छा रिजल्ट दे पाए, है ना। तो यहाँ पे हमने कुछ नेचर जो है वो समझे, ठीक है, मीनिंग को समझा, ओवरव्यू जो था हमने उसे अंडरस्टैंड कर लिया है यहाँ पे। आई होप कि आपको ये समझ में आया है। स्टिल कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं गाइस। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है देन आपको इसको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना, फर्दर वीडियो के लिए आपको अपडेटेड रहना है, राइट। थैंक यू। Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video, and in this video of your organizational behavior, we will cover new topic. राइट, आज हम नए टॉपिक के साथ कवर करने वाले हैं, और जैसे हमने पहले में कवर किया था उसकी मीनिंग को, उसके इंट्रोडक्शन को और उसके फीचर्स नेचर को, आज हम लोग 7 इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फील्ड और डिसिप्लिन्स जो है उसे कवर करेंगे। और ये उस टाइम पे भी मैंने बताया था कि बहुत सारी फील्ड हैं, एज हमने नेचर में डिस्कस किया था कि मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर का है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी में मैंने एक्सप्लेन किया था कि बहुत सारे डिसिप्लिन्स, बहुत सारी फील्ड इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं, अपनी कॉन्सेप्ट और थ्योरीज जो है उसकी अप्लाई होती है इस चीज़ में। तो आज हम इसे डिटेल में समझेंगे क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कौन कौन से डिसिप्लिन या फील्ड है जो कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो आज इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइज यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है बिकॉज इट हैज बोरोड कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज फ्रॉम अदर फील्ड, है ना। मल्टी डिसिप्लिनरी क्यों है, क्योंकि इसने अलग अलग फील्ड से जो है वो थ्योरीज और कॉन्सेप्ट जो है वो लिए हुए हैं। वो जो चीज़ हम आगे पढ़ेंगे भी कि अलग अलग कॉन्सेप्ट थ्योरीज कौन कौन से इसने लिए हैं, किस किस फील्ड से लिए हैं, साइकोलॉजी से लिए हैं, ठीक है, आपका इकोनॉमिक्स से लिए हैं, मेडिसिन से लिए हैं, पॉलिटिकल साइंस से, सोशोलॉजी से और एंथ्रोपोलॉजी, इन सारे फील्ड से जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो बोरो किए हैं। अब ये फील्ड क्या कंट्रीब्यूशन करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को हमने समझा कि जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं जो काम कर रहे हैं वो कैसे बिहेव करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि उनके बिहेवियर के थ्रू हमारे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में इफेक्ट होता है। क्या हमें उसे स्टडी करते हैं, कैसे हम उसको समझते हैं, वो पूरा कॉन्सेप्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, राइट। सो आज हम एक एक फील्ड को समझेंगे कि कैसे ये कंट्रीब्यूशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं कि वो अपने लोगों को अंडरस्टैंड कर पाए, राइट। सो देखते हैं। सो सबसे पहले जो फील्ड है वो है आपकी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बेसिकली क्या है कि साइकी, साइकी जो है वो ग्रीक वर्ड से मीन्स सोल और हार्ट,
ठीक है, ये जो पहले जो डेफिनेशंस की कंसिडर की जाती थी वो यही की जाती थी कि लोगों के हार्ट को और सोल की स्टडी ही क्या है, आपकी साइकोलॉजी है। बेसिकली साइकोलॉजी आपकी जो डील करती है वो ये बताता है आपका साइकोलॉजी को अगर हम हिंदी में देखें तो मनोविज्ञान, मनो मतलब मन के जो भी आपकी चीज़ें हैं उसकी जब आप साइंटिफिक स्टडी करते हो, लाइक आप कैसे सोचते हो, क्या सोचते हो, ये सारी चीज़ें आपकी साइकोलॉजी बताती है। और अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के बारे में जानना चाहते हो तो आपको ये ज़रूर समझना होगा कि उनका माइंड कैसे वर्क करता है, वो कैसे चीज़ों को लेते हैं, उन्हें कैसे समझ में आता है, वो क्या सोचते हैं, किस पॉइंट पे उनको कैसे इंटरेक्शन के बारे में उनको लगता है कि हमें ये करना चाहिए, है ना। उनके पूरे मेंटल जो भी चीज़ें हैं उनको हम लोग समझते हैं इसमें। तो ये चीज़ हमें साइकोलॉजी ने ये कॉन्सेप्ट दिया है यहाँ पे। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इन अ साइंटिफिक फील्ड दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर विच फोकस ऑन इंडिविजुअल साइकोलॉजी। इंडिविजुअल साइकोलॉजी पे आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो फोकस करता है ताकि हम समझ पाएँ कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो किस तरीके से सोचते हैं, वो किस तरीके से अपने माइंड को यूज़ करते हैं, किस तरीके से उनका देखने का या सोचने का तरीका है। ठीक है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपकी ऑर्गेनाइज साइकोलॉजी ने दिए हैं, जैसे कि मोटिवेशन। अब मोटिवेशन जो है वो इंसान को मोटिवेट करता है और वो मोटिवेशन के थ्रू समझ पाता है कि उसे कैसे अपने इम्प्रूवमेंट जो है वो लाना है। लर्निंग, लर्निंग भी एक आपका मेंटल लेवल का ही टास्क है कि आप कैसे चीज़ों को सीखते हैं अपने दिमाग को यूज़ कर से। परसीव, परसेप्शन मतलब कैसे चीज़ों को परसीव करते हैं, कैसे उसके बारे में अपनी चीज़ें, अपनी जो भी धारणा है वो बनाते हैं। पर्सनैलिटी भी आपका एक साइकोलॉजी का पार्ट है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है जो हम यूज़ करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को समझने के लिए, ये सारे टॉपिक, ये सारे कॉन्सेप्ट आपकी साइकोलॉजी वाली जो फील्ड है वो कंट्रीब्यूट करती है आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, ताकि हम समझ पाएँ कि हमारे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो किस तरीके से अपनी चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं, वर्क करते हैं, कैसे उन्हें मोटिवेशन मिलता है, कैसे वो सीखना चाहते हैं, कैसे वो लोगों को समझते हैं, उनका परसेप्शन बनाते हैं, ओवरऑल थॉट प्रोसेस क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपकी फील्ड जो है वो साइकोलॉजी हमें देती है एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देखा आपका पहला फील्ड साइकोलॉजी। नेक्स्ट आता है आपका सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी मतलब क्या है, जो बेसिकली आपकी सोशल चीज़ों से रिलेटेड है। मतलब कि यहाँ पे हम ये समझते हैं सोशियोलॉजी में कि जो भी आपकी सोसाइटी है, जो आप लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं वो आपका कैसा है। ठीक है, द स्टडी ऑफ सोसाइटी और पैटर्न ऑफ सोशल इंटरेक्शन, कि आप कैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन में एक इंडिविजुअल अकेले काम नहीं कर रहा होता है, बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे होते हैं। तो सोशियोलॉजी वाली फील्ड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को कुछ कॉन्सेप्ट देती है जो उसको हेल्प करते हैं ये समझने के लिए कि एक एम्प्लॉय अपने लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे हम उसकी जो सोशल नीड है उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, कैसा हमें अपने वर्किंग कल्चर को बनाना है ताकि जो लोग हैं उन्हें इतने चांसेस दिए जाएं कि वो लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाएँ, और इंटरेक्शन के साथ ही साथ अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे को हेल्प करते हुए अचीव कर पाएँ। तो ये बेसिकली हमारा सोशलॉजी जो है वो हमें हेल्प करता है, उसकी स्टडी जो है वो हमें हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझने के लिए। तो ये हमने यहाँ पे समझा कि सोशलॉजी का क्या कंट्रीब्यूशन है, किस तरीके से ये हमें यहाँ पे हेल्प करेगी। तो नाउ गाइस अब हम एंथ्रोपोलॉजी जो है वो से समझेंगे। तो एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली क्या होता है, ये भी आपकी एक फील्ड है जो कंट्रीब्यूट करती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है उसके स्टडी करने में, उसके लोगों के बिहेवियर को। इस फील्ड से भी कुछ कॉन्सेप्ट लिए गए हैं। अब क्या ये फील्ड है बेसिकली समझेंगे। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, ये अंडरस्टैंड करता है लोगों को। ये हमें इसका गोल होता है कि लोगों को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करना। बिहेवियर मतलब इसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं, ह्यूमन को स्टडी करते हैं। बेसिकली हम ह्यूमन के स्टडी को ही एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं कि कैसे ह्यूमन जो है वो इवॉल्व हुए हैं, कैसे उनका डेवलपमेंट होता है, क्या क्या स्टेजेस हैं। ये सारी एक चीज़ें जो है वो एंथ्रोपोलॉजी वाली फील्ड में इस के अंदर जो है वो हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये फील्ड जो है वो हमें हेल्प करती है कि हम लोगों को समझ पाए। बेसिकली यहाँ पे हम ये भी फोकस करते हैं कि जो इन्वायरमेंट है जिसके साथ लोग इंटरेक्ट करते हैं उसको भी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली ह्यूमंस की स्टडी करता है और ये भी स्टडी करता है कि ह्यूमंस जो है वो जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, लाइक एक ह्यूमन है, यहाँ पे अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में देखें कि लोग हैं, तो लोग जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, उनके साथ उनका क्या इंटरेक्शन है, उसको अंडरस्टैंड करने में ये हमें एंथ्रोपोलॉजी वाली फील्ड हेल्प करती है। और ये फील्ड हमारा बहुत अच्छा एक कंट्रीब्यूशन करती है
है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को, क्योंकि अगर हम ये समझ पाए कि लोगों के बारे में, तो जैसे हमने साइकोलॉजी के थ्रू समझ लिया, वो सोशली कैसे इंटरेक्ट करते हैं वो हमें सोशियोलॉजी के थ्रू समझ लिया। एंथ्रोपोलॉजी हमें हेल्प करती है कि बेसिकली इन्वायरमेंट के साथ कैसे वो एडजस्ट करते हैं, क्योंकि सिर्फ लोगों के साथ ही आपको इंटरेक्ट नहीं करना है, वहाँ के टेक्नोलॉजी के साथ भी आपको वर्क करना है, इंटरेक्ट करना है, वहाँ के रिसोर्सेज के साथ भी आपको अपना एक अच्छा मतलब एक अच्छा एडजस्टमेंट लाना है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के थ्रू कैसे आप इंटरेक्शन कर रहे हो और वहाँ का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके साथ आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, ये बेसिकली आपका हेल्प करता है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो इट इज द गोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इज बेटर टू अंडरस्टैंड पीपल एंड देयर बिहेवियर बाय स्टडिंग कम्युनिटीज। यहाँ पे हम लोग कम्युनिटीज को स्टडी करते हैं, इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं, ताकि हम समझ पाए कि लोग कैसे बिहेव करेंगे। ठीक है, इट मेड अस इजियर टू अंडरस्टैंड कि एटीट्यूड क्या है, बिहेवियर, वैल्यूज लोगों के बारे में क्या है, जो अलग अलग कल्चर से आते हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट से जो लोग आते हैं उनका अलग अलग बिहेवियर होता है, अलग अलग वैल्यूज होती हैं। बेसिकली अगर आप किसी अलग सोसाइटी से आते हो और आपका उस सोसाइटी को स्टडी करो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, तो आप ये समझ पाओगे कि उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों का बिहेवियर क्या है, उनकी वैल्यूज क्या है, उनका कल्चर क्या है। क्योंकि आपको एंथ्रोपोलॉजी कल्चर स्टडी में भी हेल्प करती है कि आप किसी भी सोसाइटी या किसी भी लोकेलिटी या कम्युनिटी के कल्चर को समझ पाओ, और अगर आप किसी के कल्चर को समझ पाते हो तो आपको पता होता है कि वहाँ के जो लोग आ रहे हैं उनकी क्या वैल्यूज हैं, क्या उनका बिहेवियर पैटर्न होगा, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी चीज़ों को मोल्ड करते हो ताकि आप वहाँ के लोगों को सेटिस्फाई कर पाओ, ताकि आप उनको समझ पाओ और उनको वही चीज़ें दे पाओ, वही वैल्यूज उनकी प्रमोट कर पाओ जो वो चाहते हैं। Right, it helps us understand the how value system, expectation and emotions such as unity, interaction have impact of organizational behavior, कि कैसे ये सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में असर डालती हैं, लोगों की यूनिटी कैसी है ना। कल्चर में हम लोग यही सब तो देखते हैं कि वैल्यू सिस्टम क्या है, एटीट्यूड क्या है, उनकी यूनिटी क्या है, वो इनकी इमोशंस क्या हैं। हर एक कल्चर का अलग अलग तरीका होता है सोचने का। वो सारी चीज़ें हम एंथ्रोपोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। राइट, नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हमें क्या पता है कि इकोनॉमिक्स बेसिकली आपकी स्टडी करती है, ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जो इन्वेस्टिगेट करता है ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड मीन एंड हैव अल्टरनेटिव यूजेस। मतलब कि कैसे एक ह्यूमन का बिहेवियर, कैसे ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करता है कि जो आपकी ज़रूरत है और जो ज़रूरत को सेटिस्फाई करने के लिए सोर्स हैं, उनको कैसे आप बैलेंस आउट करते हो, और जो भी आपके सोर्स है उनके भी अल्टरनेटिव यूजेस हो सकते हैं। लाइक आपको मान लो आपको पेन चाहिए लिखने के लिए, तो आपका गोल है आपको लिखना है, रिसोर्सेज आपका पेन है, अल्टरनेटिव हो सकता है पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, मार्कर भी यूज़ कर सकते हो। तो कैसे आप इन सब चीज़ों में रिलेशन बिल्ड करते हो, ये हमने पढ़ा है इकोनॉमिक्स के अंदर। अब इकोनॉमिक्स कैसे हेल्प करती है हमारे यहाँ पे, जो कि है हमारा बेसिकली आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कि इकोनॉमिक्स में बहुत सारे हमने कॉन्सेप्ट समझे हैं। लेबर मार्केट वाली चीज़ें हैं कि मार्केट कैसे वर्क करती है, लेबर की डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, उस तरीके से हम कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को हायर कर सकते हैं, है ना। क्या हमें अपना जो सैलरी है वो रख सकते हैं, किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट को कम कर सकते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कैसे कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का, उसको प्लानिंग कैसे कर सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स की। ये सारी चीज़ें हम इकोनॉमिक्स के अंदर समझते हैं। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करती है एक ऑर्गेनाइजेशन में ये अंडरस्टैंड करने में कि जो भी हमें रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो उसे कैसे यूज़ करना है और कैसे उससे बेस्ट रिजल्ट जो है वो लाना है, कैसे हमें अपनी कॉस्ट प्लानिंग करनी है, किस तरीके से हमें रिसोर्सेज को फर्दर बेटर यूटिलाइजेशन करना है। ये चीज़ें हमें इकोनॉमिक्स के थ्रू मिलती है इस फील्ड में, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। और लोग अगर हमारे जो वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो उसको साथ लेके चलते हैं, तो हम एक अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाएंगे और लोगों के बिहेवियर को भी इम्प्रूव कर पाएंगे, अगर हम उन्हें समझा पाएँ कि किस तरीके से चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पे वर्कआउट करनी, कैसे रिसोर्सेज को यूज़ करना है, और उसी तरीके से हम अपने लोगों को गाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो ये होगी हमारी नेक्स्ट फील्ड, दैट इज इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट इज जो पॉलिटिकल साइंस, की पॉलिटिकल साइंस का भी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। पॉलिटिकल साइंस बेसिकली आपकी पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो जाएगी, कि जो पावर और पॉलिटिक्स का डायनेमिक है एक ऑर्गेनाइजेशन में। आपको भी पता है कि लोग पावर के लिए लड़ते हैं, लाइक उनको चाहिए होता है कि हमें प्रमोशन मिल जाए, हम बॉस बन जाए, हमारी ग्रोथ जो है वो एक अच्छे लेवल पे हो पाए। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें पावर में रहे, हम लोगों को गाइड करें, हम लोगों को मतलब कि ऑर्डर्स दे, हमें कोई ऑर्डर मत दे। तो ये सब कहाँ पे आता है? ये सब पॉलिटिक्स वाली चीज़ें हैं। ये पॉलिटिकल साइंस वाली फील्ड जो है ये कंट्रीब्यूशन करती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, कि हम ये समझ पाते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ग्रुप कैसे, ग्रुपिज्म कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है,
कैसे हम डिसीजन मेकिंग को पॉलिटिक्स जो है अफेक्ट करती है। अब जैसे कोई लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो गेन चाहते हैं कि उन्हें कंट्रोल मिल जाए, तो वो हो सकता है कोई पॉलिटिक्स खेले, कोई दिमाग लगाएं कि किस तरीके से हम चीज़ें करें, या हम कैसे क्या करें कि हम लोगों के आपस में लड़ाई करा दें कि वो उनको वोट ना दे, हमें वोट मैक्सिमम मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? ये आपकी पॉलिटिकल साइंस वाली फील्ड के कॉन्सेप्ट हैं, जो कि हमें देखने को मिलते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अंडर योर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। और इन सब के थ्रू हम समझ पाते हैं लोगों के बिहेवियर को। अगर हम पॉलिटिकल साइंस का ये कॉन्सेप्ट जानते हैं कि ग्रुप कोलिजन कैसे है, पावर का एलोकेशन कैसे होता है, कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन हमें कैसे करना है, ये सारी चीज़ें अगर हमें पता है कि ग्रुपिज्म कैसे बनानी है, तो हम ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन के बिहेवियर है उसको गाइड कर पाएंगे। राइट, सो पॉलिटिकल साइंस वाली फील्ड के भी कॉन्सेप्ट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। सो नाउ गाइज, नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है कि टेक्नोलॉजी का भी जो फील्ड है वो कंट्रीब्यूट करती है। टेक्नोलॉजी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं हमें देखने को मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, जो हम यूज़ करते हैं। अब आपको पता है कि टेक्नोलॉजी की हेल्प से काम जो है वो इजीली हमारा हो जाता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में भी टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ होती है। लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने वर्क जो है वो करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर्स हो, चाहे वो मशीन्स हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी टेक्नोलॉजी का ही एग्जाम्पल है। तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करने, इस फील्ड को अगर हमें इन्फॉर्मेशन होगी, इसको हम स्टडी करेंगे, तो हमें पता होगा कि टेक्नोलॉजी के जो भी कॉन्सेप्ट है, कैसे टेक्नोलॉजी को हमें अपडेट करते रहना है, किस तरीके से वर्कर को टेक्नोलॉजी के बारे में ट्रेंड करना चाहिए, कैसे टेक्नोलॉजी वर्कर के लिए सुटेबल हो सकती है, किस तरीके से हमें चीज़ों को अपडेट करना है। ये सारी चीज़ें हमें, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो हेल्प करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के बिहेवियर को इम्प्रूव करने में, उसको स्टडी करने में। तो ये हो गया कि जो भी आपका टेक्नोलॉजी है उसको अंडरस्टैंड करना या उसका डेवलपमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए, समझने के लिए, क्योंकि वो इंडिविजुअल पे असर डालता है। अगर आप टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करते हो तो आपके जो इंडिविजुअल, जो भी लोग हैं वर्क में जो काम कर रहे हैं, वो उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा, वो सेटिस्फाइड रहेंगे, वो अच्छे से बिहेव करेंगे। राइट, और अगर आप उन्हें टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज नहीं देते हो तो कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाएंगे, और वो डिससेटिस्फाइड, जो डिससेटिस्फेक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा उनकी परफॉर्मेंस में भी। सो बहुत ही ज़रूरी है कि आप लोगों को एजुकेट करिए उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में, और उन्हें अपडेट करते रहिए ताकि वो जो भी चेंजेस है उसके साथ अपने आप को अडॉप्ट कर पाए। राइट, सो ये था आपका टेक्नोलॉजी। लास्ट है आपका मेडिसिन। जो मेडिसिन वाली फील्ड है उससे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, उसको स्टडी करने में। आपको पता है कि आजकल टाइम में स्ट्रेस बहुत होता है, लोगों को मेंटल पीस नहीं है, क्योंकि वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है कि लोग बहुत स्ट्रेस में होते हैं। आप लोग को, अगर आप लोग देखें तो आप लोग इंस्टाग्राम स्टोरीज भी देखते रहते होंगे, अपने फ्रेंड्स जो जॉब कर रहे हैं वो डालते हैं कि बॉस जो है वो हर टाइम मीटिंग बुला लेते हैं, फलाना जो भी है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि एक तरीके का स्ट्रेस है लोगों में उनके जॉब को लेके, दे आर नॉट मच हैप्पी विद देयर वर्क, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनको हेल्प कर पाओ कि कैसे उनको स्ट्रेस जो है वो ओवरकम करना है, कैसे वो उससे अपने आप को बचा पा सकते हैं, कैसे वो अपने आप को मेंटली हैप्पी रखें, है ना। ये सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं, सारे कॉन्सेप्ट को आपको देता है मेडिसिन वाली फील्ड। और ये अगर आप अप्लाई करते हैं कि आपने जो वर्कर्स हैं उनको टाइम टू टाइम उनको उनका स्ट्रेस जो है वो रिलीज़ करने के लिए कोई एक्टिविटीज़ करा दिया, या उनको हेल्प किया, मेडिकेशन प्रोवाइड कर दी, ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, इमोशनली डिफ़िकल्टीज़ ना फेस करनी पड़े। तो ये सारी चीज़ें आपकी मेडिकल वाली फील्ड जो है वो लाते हैं कॉन्सेप्ट, और ये आपको हेल्प करते हैं कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इंडिविजुअल है उनके एक्सपीरियंस को, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाओ। राइट, तो ये कुछ फील्ड्स थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं ऑल ओवर, कि इन सारी फील्ड का क्या कंट्रीब्यूशन है आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, क्या क्या कॉन्सेप्ट, जो भी चीज़ें हैं इन्होंने दिए हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में या परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में। तो ये हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप कि आपको समझ में आया। स्टिल कोई भी डाउट है आप इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। राइट, और वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू। Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to your series organizational behavior. And जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके BBA, BCom, MCom, MBA में। राइट, सो आज हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज का जो टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स। राइट, और रोल्स या इम्पॉर्टेंस भी हम यहाँ पे कवर करेंगे।
तो आज कवर करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ओवी, राइट। सो ये ओवरव्यू हो गया कि कवर अप करना क्या है। और गाइस इससे पहले वाले पार्ट्स में हमने मीनिंग डिस्कस कर ली है, ठीक है, इसके नेचर को डिस्कस किया है और इसके डिसिप्लिन फील्ड भी हमने एक्सप्लोर किए हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में। और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के, राइट। एलिमेंट्स मतलब कि ये कुछ चीज़ें हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में एक साथ वर्क करती हैं। मतलब कि हमने समझा था ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है कि जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं, जब आप उनके बिहेवियर की स्टडी करते हैं, उन्हें समझते हैं कि वो ऐसे बिहेव क्यों करते हैं, क्या है ना, ये सारी चीज़ें जब आप स्टडी करते हो उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, मतलब इनसे चीज़ों से मिलके ही हमारा चीज़ है जो वर्क करता है, बना हुआ है। वो कौन कौन से एलिमेंट है जो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। तो सबसे पहले है आपका पीपल। ऑफ कोर्स लोग जिनको आप स्टडी करने वाले हो वो लोग किसी दायरे पे काम करते हैं, कि स्ट्रक्चर में काम करते हैं, जिससे हमने डिस्कस भी किया था इससे पहले वाले पार्ट में कि स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है कि जो भी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप वाला माहौल है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, कि हाई लेवल, लो लेवल, मिडिल लेवल, क्या स्ट्रक्चर में आपकी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है, कौन किसको रिस्पॉन्सिबल है अपने काम के लिए, कौन किसको ऑर्डर देता है, तो क्या एक स्ट्रक्चर है, वो भी एक एलिमेंट है आपका ऑर्गेनाइजेशन में। टेक्नोलॉजी है, क्योंकि अब लोग हैं, लोग एक दूसरे के अंदर काम कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं और काम सिर्फ वो अकेले नहीं कर रहे हैं, किसी टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्ट करके कर रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हो, लैपटॉप के थ्रू करते हो या किसी मशीन के थ्रू कर रहे हो अपना काम, तो वो भी आपका एक एलिमेंट है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें तो गाइस आपकी इंटरनल इन्वायरमेंट में आ जाएंगी कि ये अंदर की बातें हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन सिर्फ अंदर ही वर्क नहीं हो रहे हैं एलिमेंट्स में, बाहर का भी एक एलिमेंट है जो कि है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बेसिकली क्या है कि जो भी बाहर की चीज़ें आपकी अंदर की वर्किंग को इम्पैक्ट करते हैं, चाहे वो आपके बाहर के गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी हो या कोई पॉलिटिकल पार्टीज के रूल्स हो या फिर कोई भी एक्सटर्नल एलिमेंट हो, इकोनॉमिक रिसोर्स हो या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी आपका नेचुरल इन्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को असर डालती हैं, है ना। हम लोगों ने, अगर आप लोगों ने अपने एक सब्जेक्ट होता है बिजनेस इन्वायरमेंट उसमें पढ़ा है तो आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बेसिकली क्या है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होता है वो। उस पे असर, जो भी बिजनेस का पे असर आएगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का, वो आएगा, ठीक है। तो हम किस तरीके से उसे डील करें, कैसे हम अपने लोगों को टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए उससे लड़ें, उसके साथ चेंजेस के साथ अडॉप्ट करें अपने आप को, क्योंकि हमें पता है टेक्नोलॉजी अगर चेंज होती है ना, तो वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का फैक्टर हमें इम्पैक्ट करता है हमारी वर्किंग को। तो इस तरीके से चीज़ें हैं कि बाहर की टेक्नोलॉजी से क्या चेंजेस अगर हुई, अपडेट हुआ, चेंज आया, तो हम कैसे चेंजेस से लड़ें कि अपनी अंदर के जो एलिमेंट है टेक्नोलॉजी का उसको हम लोग अपडेट करें। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके एलिमेंट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। तो अब हम वन बाय वन स्टडी करेंगे ताकि हमें और क्लियर हो पाए। सो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने बोला था एलिमेंट क्या है आपका पीपल। पीपल मतलब लोग जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता ही है कि जो भी लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं आप उनको स्टडी करो, ठीक है। तो एम्प्लॉय इज ए क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ एवरी फर्म। ऑफकोर्स हर फर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि एम्प्लॉय के बिना आप काम तो नहीं करा सकते ना, कोई सब्सटीट्यूट नहीं आपका एम्प्लॉय से। मशीन से भी अगर आपको काम कराना है तो कोई इंसान तो होगा ना जिसे ऑपरेट करेगा। तो वही बात कही कि कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता एम्प्लॉयज या पीपल का। द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन आर क्या इंटरनल सोशल सिस्टम, मतलब पीपल क्या है, एक इंटरनल, जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंपोनेंट है, अंदर का कंपोनेंट है। इसमें आप इंडिविजुअल को भी ला सकते हो, ग्रुप को भी ला सकते हो, मतलब एक सिंगल पर्सन को भी कंसिडर करेंगे हम एज अ मतलब अपने पीपल के अंदर, या फिर ग्रुप में जब लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं तो वो भी पीपल के अंदर ही आएगा। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ हम सिंगल पर्सन की स्टडी कर रहे होते हैं, लोगों के ग्रुप में भी स्टडी करते हैं, उनके बिहेवियर कैसे ग्रुप में चेंज होते हैं उसको भी हमें स्टडी करना होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। तो वही चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। दे आर एक्टिव, ऑफकोर्स दे आर एक्टिव, दे फॉर्म, चेंज एंड ब्रेकअप। अब वो ग्रुप बनाते हैं, लोग आपस में एक साथ आके आओ। आपको भी पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देखें या आपके जाने में कोई वर्क करता होगा तो वो लोग कभी कभी ग्रुप बनते हैं कलीग्स के, फिर वो ग्रुप टूटते भी हैं, चेंजेस भी होते हैं, न्यू लोग भी आते हैं। तो ये है पूरा ओवरऑल कि लोग
ये का जो ये एलिमेंट है पीपल, ये बेसिकली है क्या, ये आपको एक्सप्लेन कर देना है बस कि लोगों एक एम्प्लॉय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट इंटरनल कंपोनेंट है। यहाँ पे हम इंडिविजुअल जो भी है पीपल, वो ग्रुप में इंडिविजुअल ऐसे दोनों से बने हुए हैं। पीपल आर लिविंग थिंकिंग फीलिंग बीइंग्स हु फॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्राइव टू मीट इट्स एम एंड गोल। और लोग ही होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं और उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव वो अचीव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने लोगों को सर्व करे। क्यों? क्योंकि वही लोग ही उसको अल्टीमेटली उसके गोल को अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं। तो अगर वो कर रहे हैं तो हमें भी एज अ ऑर्गेनाइजेशन उनकी हेल्प करनी है, उन्हें सपोर्ट करना है, राइट। सो ये था आपका पहला एलिमेंट। और नेक्स्ट एलिमेंट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बेसिकली जो मैंने बताया था अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप वाला, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन किसका बॉस है, ये सारी चीज़ें हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं वो बेसिकली कि स्ट्रक्चर में वर्क करते हैं। द सोल रिलेशनशिप ऑफ पीपल, कि एक लोग जो है उनका क्या रिलेशन है एक दूसरे से, वो आपका स्ट्रक्चर के थ्रू पता चलता है। वेरियस पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन आर असाइंड पर्टिकुलर जॉब एंड हैव सर्टेन रिलेशन विथ वन अदर। ठीक है, हर एक पर्सन के पास एक जॉब होती है, आपस में वो लोग रिलेशन होता है। लाइक बॉस है, बॉस के अंडर जो एम्प्लॉयज़ काम करें उनका आपस में रिलेशन भी है। ठीक है, कि वो बॉस हैं और हम उनके अंडर में वर्क करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं और हमें अलग अलग जॉब जो है वो दी गई है। तो ये एक स्ट्रक्चर है जो हमें बताता है कि पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी क्या है। ठीक है, और स्ट्रक्चर के थ्रू ही हमें ये सब चीज़ें क्लियर होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कंफ्यूजन को रिमूव करता है, क्योंकि अगर आपको पता है कि किसका क्या काम है तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि कैसे क्या करना है। और आपको भी पता है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो आपको सबसे पहले जाके आप यही पूछते हो कि यहाँ के बॉस कौन है, किसके अंदर हमें काम करना, हमें अपनी रिपोर्ट किसको देनी है। तो वो आपको बेसिकली स्ट्रक्चर क्लियर करता है। सो गाइस, नेक्स्ट है आपका टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी शेप द फिजिकल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच पीपल वर्क। अब टेक्नोलॉजी, आपको पता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप वर्क कर रहे हैं। पीपल डू नॉट डू एनीथिंग विद बेयर हैंड, दस दे सपोर्ट दे डू एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ बिल्डिंग के सपोर्ट से, मशीन टूल प्रोसेस रिसोर्स, और ये सब क्या है, ये सब टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी आपको एक सपोर्ट देती है कि आप अच्छे से वर्क कर पाओ। ठीक है, फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब कि जो भी चीज़ें हैं आपके आसपास, ठीक है, जो फिजिकली प्रेजेंट है उनको भी शेप करती है। और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को भी आपके शेप करती है जिसमें लोग काम कर रहे हैं बेसिकली। तो ये चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी किस तरीके से आपको हेल्प करती है। और ऑब्वियस है, एक ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। आप टूल्स की बिना हेल्प से भी कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको मशीन्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। आप जिस बिल्डिंग में हो, ठीक है, जो फिजिकल टूल है आपका, एक बिल्डिंग हो गया, आपके आसपास की चीज़ें रिसोर्सेज हो गए, इनकी भी आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। इकोनॉमिक रिसोर्सेज में लाइक मनी अगर आता है तो उसमें भी आपको पैसे की भी ज़रूरत होगी। तो इन सब की हेल्प से ही आप वर्क कर रहे हो। तो ये सब बेसिकली आपकी टेक्नोलॉजी में आएंगी। सिर्फ बेसिकली एक मशीन्स ही नहीं टेक्नोलॉजी में आएंगी, ये सारी चीज़ें भी जो आपकी हेल्प करती हैं, आपके वर्क को ईजी बनाती हैं, उन्हें भी हम टेक्नोलॉजी में कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो मैंने बताया अभी तक कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बेसिकली क्या है, कि आपका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है ये है, और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का जो भी इन्वायरमेंट जो उस पर असर डालता है। ठीक है, लाइक अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई तो ये हो गया पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का एक फैक्टर। फिर हो गया कि एक लाइक इकोनॉमिक पॉलिसी में आ जाएगा कि आपकी मनी रिलेटेड पॉलिसी चेंज हो गई है तो उसके भी असर आपके आएगा, लाइक जीएसटी लग गया। तो ये सारी चीज़ें भी क्या करेंगे, आपकी अगर बिजनेस है तो आपके बिजनेस में असर डालेंगे। तो आपके बिजनेस के लोग जो भी एलिमेंट्स हैं, लाइक आपके लोग हैं, आपके टेक्नोलॉजी है, उनका स्ट्रक्चर है, ये सब लोग आपस में इंटरेक्ट करके कैसे इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से डील करेंगे ताकि हमें वो उतना असर न डाले कि हमें बिजनेस बंद करना पड़े, हमारे लोग जो है वो अच्छे से वर्क कर पाए। तो ये सारी चीज़ें आपका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को हमें बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं एलिमेंट, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा असर डालता है आपके लोगों के ऊपर। क्योंकि लोगों को जैसे कि कोई भी चेंजेस आया एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जिससे असर पड़ रहा है, तो इससे लोगों पे भी, जो आपके यहाँ वर्क कर रहे हैं उन पे भी असर पड़ेगा। उनको भी लगेगा कि कहीं हमारी जॉब न चली जाए अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। तो ये सारी चीज़ें उन पे भी असर डालती है, उनके एटीट्यूड पे, उन पे मोटिवेशन पे, उनकी वर्किंग सर्कमस्टांसेस पे। अब कोई ऐसी पॉलिसी आई जिसने कह दिया कि लोगों को ज़्यादा देर और काम पे आप रख सकते हैं, तो गवर्नमेंट की अगर ये पॉलिसी आई तो बिजनेस ने अडॉप्ट करी, या वर्क फ्रॉम होम बिजनेस ने अडॉप्ट किया, तो इससे लोगों पे भी असर आया। और लोगों पे असर आया तो उनके एटीट्यूड
को भी से हैम्पर किया, उनके मोटिवेशन को भी हैम्पर किया कि आप कैसे हम सर्वाइव करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं आपके, ठीक है। सो हमने इसको यहाँ पे डिस्कस किया है। तो नाउ गाइज अब हम देखने वाले हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ठीक है। हमने एलिमेंट्स को समझ लिया, जो क्वेश्चन आ सकता है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, फिर हम पढ़ने वाले हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हम क्यों स्टडी करते हैं। आपको पता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या करता है, हमें बताता है कि जो लोग हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, है ना। इसकी स्टडी होती है बेसिकली इन डिटेल, कि आप पूरा समझने की कोशिश करते हो कि एक जो इंसान है उसके बिहेवियर को कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं, उस पर असर डालती हैं, और वो क्यों किस तरीके से बिहेव करता है, ताकि हम ये समझ पाए कि अगर वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है तो हम कैसे उसे इम्प्रूव कर पाए, ताकि हमारा जो एम है, गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, वो उनके साथ मिलके अच्छे से अचीव हो पाए, है ना। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो पहला है कि इम्प्रूविंग पीपल स्किल। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को स्टडी करते हो तो आप ये समझ पाओगे कि आप लोगों की स्किल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, और उस पर फिर वर्क करोगे ताकि आप लोगों की स्किल को इम्प्रूव करो। स्किल को इम्प्रूव करने से एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होगा कि वो लोग अगर अपनी स्किल इम्प्रूव करेंगे तो वो अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे, और फिर गोल ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो पाएंगे। तो इट हेल्प्स इन बेटर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। अगर आपके पास अच्छी स्किल्स है तो आप अच्छा बिजनेस को मैनेज भी कर ले जाओगे, एज इट हेल्प इन इम्प्रूविंग द स्किल ऑफ पीपल। ऑफ कोर्स स्किल अच्छी है तो आपका मैनेजमेंट भी अच्छा होगा, आपको पता होगा कि कैसे चीज़ों को वर्क करना है, कैसे हम अच्छे से प्लान्स बना सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस तरीके की आपके अंदर स्किल आ पाएंगी, राइट। सो स्किल के बारे में बताता है, ये इंसाइट प्रोवाइड करता है कि कैसे कैसे हम स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ में, कैसे हम अपनी जॉब को डिज़ाइन करें कि लोग अपना अच्छा रिजल्ट दे पाएँ, कैसे हम इफेक्टिव क्रिएटिव टीम बनाएं उनकी, कि वो अच्छे से अपने स्किल को इन्हांस कर पाएँ, कैसे कैसे उनके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च करें जो उनके स्किल पे फोकस करे। तो ये हमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी से पता चलता है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है हमारा इनोवेशन एंड चेंजेस। इनोवेशन एंड चेंजेस बेसिकली हमें बताते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की जो स्टडी है, कि जब आप स्टडी करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के बिहेवियर को, तो हम ये समझ पाते हैं कि किस तरीके के हमें चेंजेस जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाना चाहिए। चेंजेस एंड इनोवेशन आर इंकरेज हो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अगर हम अपने जो वर्कर्स हैं उनकी हम स्टडी करते हैं, उन लोगों के बारे में एनालाइज करते हैं, समझते हैं, तो हमें ये भी पता चलता है कि कहाँ कहाँ हमें चेंजेस जो है वो लाने चाहिए, जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को अच्छा रिजल्ट दे पाए, उन्हें अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर पाए, उनको कैसे इंकरेज कर पाए। क्योंकि हमें पता है अगर हम टेक्नोलॉजी में चेंज लाते हैं, कोई अच्छा इनोवेशन लाते हैं जिससे उनका काम इजी हो जाए, तो उनके बिहेवियर में भी तो चेंज आएगा, वो हैप्पी होंगे, सेटिस्फाइड होंगे। उनके जो भी काम में कोई चीज़ रुकावट ला रही है, लाइक हमारे जो भी इन्वायरमेंट है, हमको लगा यार बड़ा बोरिंग इन्वायरमेंट है हमारे यहाँ का, हम इसको चेंज कर सकते हैं, थोड़ा म्यूजिक लगा सकते हैं, थोड़ा ऐसे ऐसे कल्चरल प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक नया चेंज लाएंगे तो वर्कर खुश होंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी इन्हांस होगी, उनकी क्रिएटिविटी जो है वो इन्हांस होगी इनोवेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इंकरेज करता है कि आप अच्छे अच्छे चेंजेस लाओ, आइडियाज लाओ, स्टडी करो, लोगों को समझो, और फिर जो चेंजेस की रिक्वायरमेंट है जिससे उनकी आप परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हो वो भी लाओ, राइट। सो ये है आपका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है वर्क लाइफ बैलेंस। आपको पता है वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है। वर्क लाइफ बैलेंस होता है मतलब जो काम है और जो लाइफ है उसके बीच में बैलेंस लाना। बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं जो खुश नहीं होते क्योंकि उन्हें लगता है कि काम का लोड बहुत है, हम अपनी लाइफ नहीं इंजॉय कर पा रहे हैं। तो हमें ऐसा इन्वायरमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट करना है कि लोग अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर पाएं और अपने काम को भी इंजॉय कर पाएं। सो ये कब होगा, जब आप स्टडी करो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के बारे में, समझो कि उन्हें कैसे एक बैलेंस लाइफ हम दे सकते हैं, कैसे हम उनका काम जो है और उनकी जो लाइफ है उसको अच्छे से मिक्सअप कर सकते हैं कि वो ज़्यादा बोर्ड भी ना हो और वह ऑर्गेनाइजेशन के साथ अच्छे से बिहेव भी करें, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन दैट डू नॉट हेल्प employees to achieve work life balance will not be able to retain their most talented employees. Of course जो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं देते हैं, अचीव नहीं कराते हैं अपने एम्प्लॉयज को, वो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी टैलेंटेड एम्प्लॉयज ऑफ कोर्स वो छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि उसको फिर कोई और अच्छी मतलब ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगी जहाँ पे उसको ये सारी चीज़ें, उसकी वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो हो पा रहा हो। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हेल्प करता है कि हम फ्लेक्सिबल जॉब डिज़ाइन करें, ऐसी जॉब डिज़ाइन करें जहाँ पे जब उसको लगे कि हाँ मुझे अब थोड़ा लीव लेके थोड़ा अपनी लाइफ को भी इंजॉय करना चाहिए, या हम उनके लिए कुछ ऐसे पार्टीज लाएं जिससे उनको लगे कि हाँ हम रिलैक्स हैं। उनके ऐसे मतलब प्रोग्राम भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन कराती है जहाँ पे उनके फैमिली को इनवाइट किया जाता है, उन्हें पास दिए जाते हैं कि आप घूम के आइए,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आप उनको अच्छी से एक एनवायरनमेंट दे रहे हो जिससे वो आराम से आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क कर पाएंगे। तो एम्प्लॉय मोटिवेशन है नेक्स्ट। एम्प्लॉय मोटिवेशन क्या है कि आपको टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना चाहिए। आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो आप समझते हैं कि एम्प्लॉयज़ कहाँ कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ उनको लग रहा है कि वो डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। फिर हम मोटिवेशन कैसे लाएं उनमें, क्या चीज़ हम लाएं जिससे वो सेटिस्फाइड हो जाए। राइट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हेल्प मैनेजर टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज, ब्रिंगिंग अ गुड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली दैट लीड्स टू जॉब सेटिस्फेक्शन। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इसी में हेल्प करता है कि आप एम्प्लॉयज को मोटिवेट करो ताकि उनको लगे कि हाँ हम अच्छे से वर्क कर सकते हैं, उन्हें जॉब सेटिस्फेक्शन मिले। तो ये कब हो पाएगा, जब आप समझो, स्टडी करो कि कहाँ वो लैक कर रहे हैं और कौन कौन सी टेक्निक या टूल्स हम ला सकते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, तो ये तब हो पाएगा जब आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के थ्रू स्टडी करोगे, समझोगे एम्प्लॉयज के बिहेवियर को, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आप मोटिवेशन जो है उन्हें प्रोवाइड करोगे। नेक्स्ट इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हमें क्या बताता है कि जो भी ह्यूमन रिसोर्स है उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, मतलब अच्छा यूटिलाइजेशन कर पाए, आपके जो भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनसे आप बेस्ट अपना और एक ऑर्गेनाइजेशन निकलवा पाए। वो कब निकलवा पाएगी, जब आप उनके बिहेवियर को स्टडी करने के बाद, समझने के बाद ये चीज़ें ला पाओ जो उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे। आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप गए, आपने देखा कि मेरे यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है, वो ज़्यादा खुश नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या वो अपना बेस्ट दे पाएंगे, या आप उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ये आप मैनेजर को अल्टीमेटली वही वाला पॉइंट रिलेट भी कर लेंगे कि मोटिवेट करता है, कि मैनेजर जो है वो मोटिवेट करेंगे वर्कर को, इंस्पायर करें ताकि वो अपना अच्छा रिजल्ट दे पाए। और रिजल्ट अच्छा देंगे तो इसका मतलब है कि जो भी आपके ह्यूमन रिसोर्स है उसका आप अच्छा यूटिलाइजेशन कर रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट। पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, मतलब कि जो भी लोग हैं आपके, उनको आपको स्टडी करने के बाद आपको समझना है कि कैसा उनको वर्क इन्वायरमेंट देना चाहिए, और ऐसा ही इन्वायरमेंट आपको देना है जहाँ पे वो लोग अच्छे से एडजस्ट कर पाए, जहाँ पे वो लोग खुश रहे, हेल्दी रहे। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन बहुत आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रिवेल कर रहा है, लोग आपस में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिट कर रहे हैं पोजीशन के लिए कि उनको यही से फर्क पड़ रहा है कि कितना, मतलब कल बिलो द बेल्ट जाके वो एक दूसरे को चीज़ें हैम्पर कर रहे हैं, या ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट मिल जाए तो बाहर जाके ऑर्गेनाइजेशन की सीक्रेट्स लीक कर रहे हैं। तो ये बहुत ही नेगेटिव वर्क इन्वायरमेंट, और लोग रुकेंगे नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यही समझने की कोशिश कराता है आपको कि आप देखो, समझो कि लोग क्या चाहते हैं, कैसे आप उनसे बेस्ट ला सकते हो, कैसे आप उनको पॉजिटिव इन्वायरमेंट दे सकते हो। ठीक है, प्रमोट एनर्जी एंड रेजिलेंस वाइल डेवलपिंग ह्यूमन स्ट्रेंथ, तो कैसे उनकी जो भी स्ट्रेंथ है उसको डेवलप करें। तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ही आपको हेल्प करता है। देन लास्ट इज इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विस। कस्टमर की सर्विस को इम्प्रूव करना, अगर आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होंगे तभी आपके कस्टमर भी सेटिस्फाइड होंगे। तो पहले एम्प्लॉयज़ को समझो, उनके स्टडी करो, देखो क्या चीज़ है, कैसे है, क्या उन्हें खुश करता है, क्या हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे उनसे बेस्ट निकलवा सकते हैं। वही सारे पॉइंट जो है वो बार बार आपके घूम घूम के आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली गोल यही है कि ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का आपको इतने अच्छे से मतलब उन पे वर्क करना है कि उनके बिहेवियर को इम्प्रूव करो बेसिकली, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव या गोल जो है वो अचीव हो पाए। और यही है कि मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉय वर्क इन सर्विस सेक्टर, द जॉब इन सर्विस सेक्टर इज वेरी डिमांडिंग, इट रिक्वायर कंटिन्यूस इंटरेक्शन विद द ऑर्गेनाइजेशन क्लाइंट दैट इज कस्टमर। अब यह है कि एम्प्लॉय जो है सर्विस सेक्टर में ज़्यादा से वर्क करते हैं, जहाँ पे आपको कस्टमर के साथ डील करना होता है। तो कस्टमर के साथ ऑर्गेनाइजेशन में लोग अच्छे से तभी डील कर पाएंगे जब वो खुद सेटिस्फाइड होंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हेल्प द मैनेजर टू इम्प्रूव कस्टमर सर्विस एंड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। कैसे हेल्प करेगा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कस्टमर सर्विस इंप्रूव करने में? जब उसके जो लोग हैं, अगर हम उनको अच्छी से स्किल्स दें, उनको अच्छे से ट्रेंड करें कि आपको कस्टमर से कैसे बात करना है, कैसे इंटरेक्ट करना है, उनके बिहेवियर को गाइड करें, उनके बिहेवियर को और चेंज करें अपने अकॉर्डिंग, जिससे वो बेस्ट दे पाए अपना, तो उसके थ्रू ही आप ये सब चीज़ें कर पाएंगे, कस्टमर सर्विस इंप्रूव कर पाएंगे। तो ये था आपका ओवरऑल कि क्या इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस को बेसिकली आपको रिलेट किस तरीके से करना है कि अगर आप स्टडी करते हैं, लोगों को पूरी तरीके से उनको समझने की कोशिश करते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा है कि ऑर्गेनाइजेशन को हो सकता है, जो हमने यहाँ पे देखे हैं कि आप लोगों की स्किल इंप्रूव कर पाएंगे, इनोवेशन एंड चेंजेस ला पाएंगे, वर्क लाइफ बैलेंस, एम्प्लॉय मोटिवेशन, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाएंगे, एंड कस्टमर सर्विस।
को इम्प्रूव कर पाएंगे। सो ये ओवरऑल था कि क्या इंपॉर्टेंस होती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, क्यों हम स्टडी करते हैं और क्या स्टडी करने के बाद हमें फ़ायदा होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया। आई होप कि समझ में आया होगा, एलिमेंट समझ में आए होंगे, इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी। स्टिल कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई है देन आपको इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू। Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video, and in this video, as you all can see, we are going to cover the important models of organizational behavior. इससे पहले हमने समझा कि organizational behavior क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है, उसके फीचर्स को समझा, राइट। और भी बहुत सारे टॉपिक्स है जो हमने कवर अप किए हैं, नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन आता है, वो होता है कि मॉडल्स क्या होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। तो इन मॉडल्स का मतलब क्या होता है, क्यों यूज करते हैं और किस तरीके के मॉडल्स होते हैं, वो हम यहाँ पे समझेंगे इन ब्रीफ। राइट गाइस, सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो नाउ गाइस यहाँ हम देखेंगे कुछ 5 मॉडल्स अपने। तो एक है ऑटोक्रेटिक मॉडल, देन है आपका कस्टोडियल मॉडल, सपोर्टिव मॉडल, कॉलेजियल मॉडल एंड सिस्टम मॉडल, राइट। सो इन मॉडल्स के बारे में समझेंगे। सो नाउ गाइस, अगर हम पहला मॉडल देखें तो हमें सबसे पहले हमें समझना है कि ऑर्गेनाइजेशनल जो मॉडल है, ठीक है, बिहेवियर के, वो कहाँ से आए हैं। तो हम अगर देखें कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में हमें अलग अलग तरीके का एम्प्लॉयज का बिहेवियर देखने को मिलता होगा। अगर आप कुछ देखिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन समझे, लाइक आप कोई रेस्टोरेंट ले लेते हैं, लाइक रेस्टोरेंट ए है, ठीक है, एक है रेस्टोरेंट बी। आप अगर रेस्टोरेंट ए में जाते हैं, आप देखते हैं कि यहाँ के जो वर्कर है वो बहुत ही खुश हैं, सेटिस्फाइड है और अच्छे से काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ मिलजुल के। दूसरी अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप देखते हैं कि वर्कर जो है वो बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड है, बहुत ही निराश हैं और चुप चुप के सहम सहम के काम कर रहे हैं। तो अलग अलग आपको क्या देखने को मिल रहा है, बिहेवियर देखने को मिल रहा है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये डिफर करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से, किस सेंस में, अलग अलग बिहेवियर जो शो कर रहे होते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन के लोग, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। दीज डिफरेंस, और ये जो डिफरेंस होते हैं वो क्यों आते हैं, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। मतलब अलग अलग मॉडल्स की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का मॉडल यूज कर रहा है, जिसके बेसिस पे उसके ऑर्गेनाइजेशन के लोग बिहेव कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है उन लोगों का बिहेवियर कि क्यों ये अलग अलग आ रहा है। और ये मॉडल कहाँ से आते हैं, ये जो थॉट है मॉडल का, ये क्या है, ठीक है, ये हमको यहाँ पे समझना है। द मॉडल यूज डिपेंड ऑन द नॉलेज एंड स्किल ऑफ मैनेजर। जो मॉडल यूज करती है एक ऑर्गेनाइजेशन, वो डिपेंड करता है कि आपके मैनेजर जो हैं, जो वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन के हेड जो हैं, उनकी स्किल या नॉलेज कैसी है, उनकी एम्प्लॉय से एक्सपेक्टेशन कैसी है, ठीक है, पॉलिसीज, वे ऑफ लाइफ इन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, नेचर ऑफ वर्क क्या है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि लो स्किल्ड वर्क वाले लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पे आपको ऑटोक्रेटिक मॉडल देखने को मिल सकता है। ऑटोक्रेटिक मॉडल क्या होता है वो मैं बताऊंगी। इस तरह का मॉडल आपको देखने को वहां पे मिलेगा। अगर इंटेलेक्चुअल वर्क वाला एटमॉस्फेयर है तो आपको सिस्टम मॉडल देखने को मिल सकता है या सपोर्टिव मॉडल देखने को मिल सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसा मॉडल यूज कर रही है। तो एक क्लियर हो गया होगा थॉट कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के मॉडल्स आखिर होते क्यों हैं और इनका पर्पस क्या है, ठीक है। इससे क्या आपको देखने को मिलता है कि अलग अलग जो भी लोगों का बिहेवियर आ रहा होता है वो इस मॉडल पे या इस नजरिए पे डिपेंड करता है जो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड है या मैनेजर है या जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉलो कर रही है। तो पहला मॉडल हम यहाँ पे देखेंगे वो है हमारा ऑटोक्रेटिक मॉडल, ठीक है। ऑटोक्रेटिक मॉडल, जैसे कि अगर आप ये पिक्चर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक कोई बॉस है जो इन 3 एम्प्लॉयज को क्या कर रहा है, डांट के सहमा के रखा हुआ है कि मेरी सुनो और जो मैं कह रहा हूं वो करो, ठीक है। तो ऑटोक्रेटिक मॉडल भी कुछ ऐसा ही है। ये जो मॉडल होता है ना, ये पावर पे डिपेंड करता है, ठीक है। दिस मॉडल डिपेंड्स ऑन पावर। In autocratic organization, the people who manage the task in an organization have formal authority for controlling the employees who work under them. मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज करता है, लाइक जो मैनेजर होता है, उसके पास ये पावर होती है कि जो भी एम्प्लॉयज के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको वो क्या करे, कंट्रोल करे। तो मतलब ये एक ऐसा मॉडल है, होता है जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आपने देखी होंगी अगर कभी, कि वहां पे वर्कर को ज्यादा बोलने का नहीं देते हैं अपॉर्चुनिटी। तुम चुप रहो, हम जो कह रहे हैं वो करो, हमें फॉलो करो, हमारे अंडर वर्क करो बस। तो ऐसे आपने देखी होंगी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन, जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, जहाँ पे वर्कर को बोलने की अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, जो हेड होता है वही सारे डिसीजन लेता है, वही सारे डिसीजन थोपता है इनफैक्ट, तो ये मॉडल होता है ऑटोक्रेटिक मॉडल। अब यहाँ के वर्कर का आप बिहेवियर
खुद ही समझ सकते हो कि अगर आपको ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में डाल दिया जाए जहां आपसे कुछ ना पूछा जाए, बस आपको काम बताया जाए कि ये करो, अगर आपने कोई राय भी लेती है तो भी आपको चुप करा दिया जाए, तो ऐसा जो होगा ना, वहां पर मोटिवेशन तो एम्प्लॉयज में होगा ही होगा नहीं, है ना। तो इसीलिए हम और भी चीजें यहाँ पे अगर देखें कि दीज लोअर लेवल एम्प्लॉयज हैव लिटिल कंट्रोल ओवर द वर्क फंक्शन, मतलब इनका अपने काम के ऊपर बहुत ही लिटिल कंट्रोल होता है या तो होता ही नहीं है। इनके जो आइडियाज एंड इनोवेशन है आर नॉट जनरली वेलकम्ड। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में ना तो एम्प्लॉयज के आइडियाज को वेलकम किया जाता है, अगर वो कुछ नया भी बना देते ना तो भी उनको लगता है कि ये क्या तुम बना रहे हो, हम बड़े हैं, हमें ज्यादा पता है, तुम्हें पता है, हटाओ इसको, नहीं फॉलो करना ऐसे। तो इस तरीके का एटीट्यूड होता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ऑटोक्रेटिक मॉडल आएगा तो आपको यही लिखना है कि ये जो मॉडल होता है इसमें जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है, ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडल डिपेंड करता है पावर पे। जो भी पर्सन पावर में होता है वही सारे डिसीजन लेता है, वही सबको कंट्रोल करता है, और जो भी बच्चे बच्चे बता रही हूँ, जो भी एम्प्लॉयज जो कंट्रोल में होते हैं ना, उनके पास इतनी पावर नहीं होती है कि वो अपने आइडियाज को रख पाए या अपने टाइप के डिसीजंस ले पाए। उन पे डिसीजन थोपे जाते हैं, ठीक है, और वो फोर्स्ड होते हैं टू ओबे ऑर्डर, कि आपको फोर्सफुली जो है वो ऑर्डर करना होगा। मैनेजर को ही पावर यहाँ पे देखते हैं, जो मतलब कि जिनके पास ज्यादा अथॉरिटी होती है वो लोग ही पावर में होते हैं, और ये स्ट्रिक्टली सुपरवाइज्ड किए जाते हैं एम्प्लॉयज यहाँ पे कि वो कुछ गलत ना करे, तो उनपे स्ट्रिक्ट नजर रखी जाती है, गलत करते हैं तो उन्हें हटा दो, फायर करो, है ना। तो ऐसा होता है ऑटोक्रेटिक मॉडल। तो ये हार्मफुल होता है जॉब सेटिस्फेक्शन और मोटिवेशन। ऑफ कोर्स आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा जब आपकी बातों को ही अहमियत नहीं दे रहे हैं, आपको ही अहमियत नहीं दे रहे, आपको एक मतलब साइड लाइन कर रखा है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल आप सफर करोगे। तो वर्क परफॉर्मेंस भी सफर करती है। ऑर्गेनाइजेशन में बिगेन टू फेस सच बिहेवियर प्रॉब्लम एट द रेट, और क्या कैसी प्रॉब्लम, लो मोरल, क्योंकि एम्प्लॉयज तो मोटिवेटेड होंगे नहीं। हाई रेट ऑफ लेबर टर्नओवर, क्यों, क्योंकि एम्प्लॉयज को लगेगा कि ये छोड़ो कहीं और काम कर लेंगे। एब्सेंटिज्म दिख सकती है, क्योंकि लोग को इतना आपने मान लो कल डांट दिया, चिल्ला दिया, उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट फील हुआ, वो नहीं आएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे, छोड़ो हटाओ, बहुत बर्डन है यहाँ पे, है ना। तो ये कौन सा मॉडल था आपका, ये था आपका ऑटोक्रेटिक मॉडल। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जनरली इस मॉडल को फॉलो नहीं करती है, क्योंकि आजकल लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, वो स्विच कर सकते हैं, लेकिन हमारे कंट्री में इतनी भी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो कुछ लोग ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में सफर भी करते हैं और वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम भी करते हैं, ठीक है। तो ये हमने समझा यहाँ पे ऑटोक्रेटिक मॉडल। नेक्स्ट जो आता है आपका, वो आता है आपका कस्टोडियल मॉडल। कस्टोडियल नाम से अगर आप समझे, कस्टोडियल बोले, कस्टोडियल मॉडल बोले, तो कस्टोडियल मॉडल क्या होता है, यहाँ पे कस्टडी होती है ना, किसी चीज को दे दो, गिरवी रख दो, ठीक है, तो उसी से ही ये डिराइव्ड है कि ये डिपेंड करता है आपका मनी पे या इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे। वो डिपेंड करता था आपका पावर पे, ठीक है, ये डिपेंड करता है आपका इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे। जब पहले एम्प्लॉयज का इतना एक्सप्लॉयटेशन होता गया ऑटोक्रेटिक मॉडल के अंदर कि उनको बोलने की आज़ादी नहीं थी, चुप रहो, जो हम कह रहे हैं वो काम करो, और अपने डिसीजन नहीं लेना है तो अपने आइडियाज भी मत दो, है ना। तो फिर देखा गया कि एम्प्लॉयज क्या है, बहुत घुट घुट के जी रहे हैं, अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, एब्सेंट हो रहे हैं, लेबर टर्नओवर बढ़ रहा है, छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो लगा कि अब क्या ऐसा करें कि एम्प्लॉयज यहाँ पर रुके और हम उनके बारे में सोचें। तो फिर एटीट्यूड थोड़ा चेंज हुआ एम्प्लॉयर का एम्प्लॉयज के लिए, और उन्होंने सोचा कि अब हम एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉयज हैं वो हमसे तो नहीं बोलते हैं, बट अपने घर जाके बोलते होंगे, बताते होंगे, सोसाइटी में बताते होंगे, तो हमारा ही नाम क्या हो रहा है, खराब हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन का। तो अब हमें उनके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, और इन्होंने सोचा क्या कि अब हम इनको थोड़ा सिक्योरिटी देंगे। सिक्योरिटी इन द सेंस की इकोनॉमिक रिसोर्सेज हम प्रोवाइड करेंगे थ्रू वेजेस, अदर बेनिफिट लाइक विल क्रिएट एम्प्लॉय लॉयल्टी एंड मोटिवेशन, और बाकी बेनिफिट देंगे जिससे एम्प्लॉयज होगा ना वो ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड, भले ही वो मैनेजर छोड़ो, उसके लिए तो मैनेजर को तो सह लेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए थोड़ा लॉयल मोटिवेशन हो जाएगा उसके अंदर, क्योंकि उसको लगेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन मुझे सही वेज दे रही है, सही सैलरी दे रही है, मुझे और भी बेनिफिट दे रही है, जैसे कि कार बेनिफिट दे रही है, मुझे हेल्थ बेनिफिट दे रही है, ठीक है, फाइनेंशियल पैकेजिंग ऑफ सैलरी, अच्छा खासा सैलरी अमाउंट मिल रहा है, तो वो सोचेगी कि ये सब चीजें मुझे मिल रही हैं, ये सारी फैसिलिटीज मुझे दे रही है ऑर्गेनाइजेशन, दे रही है ना, मैनेजर नहीं दे रहा है मुझे, ऑर्गेनाइजेशन दे रही है, जिसके अंदर वो मैनेजर भी काम कर रहा होगा। तो हमें उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा करना है, हमें एक अच्छे से वर्क करना है, ठीक है। बट इन दिस मॉडल द एम्प्लॉय वोंट वर्क एज अ टीम, लेस शेयरिंग देन अदर
बिकॉज एवरी वन विल डिपेंड ऑन हिज सेल्फ टू गेट मोर बेनिफिट देन अदर। यस, एक मतलब डी मेरिट जो आपको कस्टोडियन मॉडल में बाद में एम्प्लॉयज दिखा एम्प्लॉयर को, वो ये लगा कि चलो हमने इनको बेनिफिट दे दिया, हम इनको पैसे दे रहे हैं, हम इनको बहुत सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं, कार फैसिलिटीज दे रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, ठीक है, फैमिली इंश्योरेंस दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। फिर उनको लगा कि यार ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये लोग टीम की तरह काम नहीं कर रहे, लोग कंपटीशन कर रहे हैं कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए तो मुझे बोनस मिल जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, मुझे ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे, मैं नजरों में आ जाऊंगा। तो काम साथ में नहीं हो रहा है, बल्कि एक राइवलरी जो है वो क्रिएट हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस जो मॉडल का डीमेरिट है वो कुछ यही निकल के आने लग गया कि ये सारी चीजें हो रही हैं। एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन रिलायंस रिड्यूस पर्सनल डिपेंडेंस ऑन बॉस। बॉस पे तो वो नहीं डिपेंड हो रहे थे, क्योंकि वो वर्क कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उन्हें पता था ऑर्गेनाइजेशन से उन्हें फायदे मिले, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम करना है। एम्प्लॉइंग दिस मॉडल फील सेटिस्फाइड व्हेन वर्किंग एंड परफॉर्मेंस लेवल इज लिटिल हायर देन ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक की कंपैरिजन यहाँ पे परफॉर्मेंस लेवल हायर था, क्योंकि यस आपको बोलने का मौका मिल रहा है, बोलने का मिलता मौका नहीं भी मिल रहा तो आपको इतनी फैसिलिटीज मिल रही ना कि चुपचाप काम करो। और इसीलिए बहुत सारे लोग भी ना इस मॉडल के अंदर काम करने लग जाते हैं और जॉब छोड़ते नहीं, क्योंकि उनको लगता है हमें बेनिफिट बहुत मिल रहा है, भले हमें ज्यादा अहमियत ना दे रहे हो लेकिन बेनिफिट दे रहे हैं, तो हम अच्छा से मतलब काम कर सकते हैं। तो ये था आपका कौन सा मॉडल, ये था आपका कस्टोडियल मॉडल। ठीक है, तो ये मॉडल देखा हमने, और इसके डीमेरिट हमने ये देखा कि लोग बस काम कर रहे थे बेनिफिट्स के लिए, कोई टीम वर्क नहीं, कोई सेल्फ मोटिवेशन नहीं था, जस्ट एक मोटिवेशन था, वो था एक इकोनॉमिक रिसोर्स पाने का मोटिवेशन, दैट्स इट। ठीक है, तो ये था कस्टोडियल मॉडल। नेक्स्ट आता है आपका सपोर्टिव मॉडल। सपोर्टिव मॉडल का नाम आपको बता रहा है क्या, सपोर्टिव, मतलब कि यहाँ पे लोगों को सपोर्ट करना है। उस मॉडल में हमने देखा ऑटोक्रेटिक के बाद जो कस्टोडियल था, एक ही कमी जो हमने बहुत हाईलाइट होके आई वो ये थी कि यहाँ के लोग टीम की तरह काम नहीं कर रहे थे, एक दूसरे की राइवली बन के काम कर रहे थे कि हम अच्छा करेंगे तो हमें बेनिफिट ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मॉडल किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपका लीडरशिप पे, कि आपको कैसी लीडरशिप मिल रही है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उस एम्प्लॉयज को कैसी गाइडेंस मिल रही है, उसके ऊपर उनके बिहेवियर डिपेंड करता है। उनको अच्छी गाइडेंस मिल रही, उनको अच्छी लीडरशिप मिल रही, तो वहां के लोग सेटिस्फाइड होंगे, अच्छे से काम करेंगे गाइडेंस के अंदर, और गाइडेंस के अंदर चलेंगे तो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाएंगे और सेल्फ सेटिस्फाइड फील करेंगे और एक टीम की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो ये है मॉडल। इट इज नॉट बेस्ड अपॉन कंट्रोल एंड अथॉरिटी, जो कि आपका ऑटोक्रेटिक मॉडल बेस्ड था, या इंसेंटिव्स पे बेस्ड नहीं है जो कि आपका कस्टोडियल मॉडल बेस्ड था, बट इंस्टेड ट्राइज टू मोटिवेट स्टाफ थ्रू मैनेजर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एंड हाउ एम्प्लॉयज आर ट्रीटेड ऑन डे टू डे बेसिस। लेकिन ये किस पे बेस्ड है कि जो मैनेजर है, ठीक है, जो लीडरशिप देगा, और जो एम्प्लॉय है, इनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर managers support their employees by encouraging and supporting them to perform better job, get along with each other as well as developing their skill। यहाँ पे जो मैनेजर होता है वो लीडर की तरह काम करता है, जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको इंकरेज करता है टाइम टू टाइम कि तुम अच्छा करो और अच्छे से अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करो, उनको सपोर्ट करता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, द मेन गोल इज टू असिस्ट एम्प्लॉय इन अचीविंग रिजल्ट विद द एज ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन। मतलब यहाँ पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेट कराएंगे, उनके पार्टिसिपेशन के साथ साथ उनसे पूछेंगे, उनकी राय लेंगे, और फिर जो हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे उसको हम साथ में अचीव करेंगे। इन द सेंस हम उन्हें गाइड करेगा मैनेजर, एम्प्लॉयज वर्क करेंगे साथ में एक दूसरे के कॉपरेशन के साथ, एम्प्लॉयज जब एक दूसरे के साथ वर्क करेंगे अंडर द गाइडेंस ऑफ योर लीडर, ऑफ योर मैनेजर, देन यू विल अचीव योर रिजल्ट। सो ये एक मॉडल है सपोर्टिव, जहां पे आपको एक दूसरे का सपोर्ट करना है, जहां पे एक जो लीडर है, जो मैनेजर है, वो अपने एम्प्लॉयज को सपोर्ट करेगा, उनको इंकरेज करेगा कि अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करो, उनके डिसीजन को भी लेगा, शामिल करेगा। तो ये मॉडल इस पे बेस्ड है, ना किसी लालच पे बेस्ड नहीं है जो कि आपका कस्टोडियल बेस्ड था, बल्कि ये एक प्योर रिलेशनशिप पे बेस्ड है जो कि आपको प्रॉपर मिल रहा है, राइट। नाउ योर नेक्स्ट मॉडल इज योर कॉलेजियल मॉडल। कॉलेजियल मॉडल्स देखिए, अगर नेम से भी देखें तो कलीग से आ रहा है। कलीग्स क्या होते हैं, जो लोग एक साथ काम करते हैं। तो कॉलेजियल मॉडल जो है वो आपका, जो हमने ये मॉडल पढ़ा था ना सपोर्टिव मॉडल, इसका ही थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, इसको थोड़ा और आगे अगर एक्सटेंड करके हम और इम्प्रूव करें तो हमारा नेक्स्ट मॉडल आता है, दैट इज योर कॉलेजियल मॉडल। कॉलेजियल मॉडल में क्या है, हमने सपोर्टिव मॉडल में देखा था कि जो लीडर होता है, जो मैनेजर होता है, अपने एम्प्लॉयज को राह देता है, दिखाता है, उनको सपोर्ट करता है, उनके साथ उनको गाइड करते करते उनको ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है, जो काम है उसे कंप्लीट कराते हैं, उनके डिसीजन में उनको शामिल करते हैं। तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर दे रहे हैं जहाँ पे आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं।
कलीजियल मॉडल क्या होता है, यहाँ पे जो एक दायरा है ना, कि लीडर जो है, जो मैनेजर है, वो वर्कर्स को गाइड कर रहा है, ये जो दायरा है, ये दायरा को थोड़ा और कम कर दो और रिड्यूस कर दो। कैसे रिड्यूस कर दो, कि जो मैनेजर, उसको मैनेजर की तरह मत देखो, उसको भी आप एक पूरी पार्ट बना लो टीम का, और अब ये पूरी टीम है, यहाँ पे कोई ऊपर नीचे वाला टास्क नहीं है कि कोई सुपीरियर कोई सबॉर्डिनेट है। अब हम एक टीम है और हमें एक टीम की तरह काम करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। तो ये कहता है आपका कलीजियल मॉडल। ठीक है, तो कलीजियल मॉडल implies a community of share intended individual. Therefore, collegial organizational behavior model suggests the concept of partnership in which high degree of understanding is established between in order to accomplish हाई डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कैसे डेवलप होगी, जब जो मैनेजर होगा वो अपने आप को एज अ मैनेजर या सुपीरियर नहीं देखेगा, वो भी अपने आप को एज अ वर्कर, जो एक टीम है उनके तरह ही देखेगा और उन्हीं के साथ काम करेगा एज अ टीम। ये नहीं दिखाएगा कि मैं मैनेजर हूं मुझे सुनो, नहीं, वो एक टीम मेंबर की तरह बिहेव करेगा और सब लोग उसको भी उसी नजर से देखेंगे, वो भी सबको अपने ही तरीके से देखेगा और एक टीम की तरह हम वर्क करेंगे। जब आप टीम की तरह इस तरीके से वर्क करते हो, जहां पे कोई भी ये जो ऊपर नीचे वाला सीन है कि आपको सुपीरियर हो सबऑर्डिनेट, ये नहीं रह जाता ना, तो लोग एक दूसरे को आइडियाज देते हैं, हिचकिचाते नहीं एक दूसरे से इंटरेक्ट करने में, और फिर और बेटर जो रिजल्ट है वो लाते हैं। अब आप खुद सोचो, मान लो एग्जाम्पल लो, आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आप जो प्रोजेक्ट है उसमें आपके टीचर जो है वो मान लो आपके पहले मैनेजर की तरह काम कर रहे थे, मतलब आपको सिर्फ बता रहे थे, गाइड कर रहे थे आप लोगों को कि आप लोग ऐसे करो, आप लोग प्रोजेक्ट कर लो, खत्म कर लो। अब वही टीचर जो है वो आपके ही मॉडल का एक पार्ट बन जाए, मतलब आपका ही एक मेंबर बन जाए कि मैं भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ बेटा, तुम लोग जो कर रहे हो उसमें मेरा भी नाम है और मैं भी आप लोग के साथ गिना जाऊंगा, खराब होगा तो भी मैं भी आप लोग की तरह ही ट्रीट किया जाऊंगा। तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जो चीज आपको दिख रही है ना, दिख रहा है कि यहाँ पे हम दोनों लोग साथ वाले हो गए, अब यहाँ पे कोई अलग नहीं है, अब एक टीम की तरह हम लोग क्या कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। तो एक जो इंटरेक्शन होगा ना बच्चों का भी, या हम देखें अगर हम अपने एग्जाम्पल है तो जो बच्चों का टीचर के साथ इंटरेक्शन होगा ना, वो बहुत ही कोजी और कंफर्ट वाला होगा कि आप लोग भी अपने जो भी पॉइंट्स रख रहे हो, खुल के हंस रहे हो, एक अच्छा इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, तो आप अच्छा रिजल्ट दे पाओगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था एक। ठीक है, दिस मॉडल means employee depend on each other cooperatively and work as a team to do the task. Everyone will have a normal enthusiasm, self discipline and responsible behavior to a task. सब लोग एक दूसरे, मतलब सब लोग क्या रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होगा कि हम सबकी जिम्मेदारी से काम करने के लिए। ठीक है, एक पॉजिटिव और एनर्जेटिक वर्क प्लेस क्रिएट हो गई इससे। मैनेजर विल बी कंसिडर्ड एज कोच ऑफ द टीम। जो कोच होता है वो बताता है कि हम लोग कैसे टास्क करना है, एक साथ मिलकर हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे जिससे हम लोग बेटर रिजल्ट दे पाए। वो अपनी परफॉर्मेंस पे से ध्यान नहीं देगा, बल्कि सारे इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को ध्यान देगा, और यही टास्क होगा उसका कि सबको साथ में ले जाकर सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके हम लोग ये जो टारगेट है उसे क्या कर पाए, पूरा कर पाए। ठीक है, तो एम्प्लॉय और मैनेजर एक टीम की तरह काम करते हैं कोलिजियल मॉडल में। ठीक है, और सपोर्टिव मॉडल में एम्प्लॉय को मैनेजर क्या करता है, असिस्ट करता है। नेक्स्ट जो आपका लास्ट मॉडल आता है वो आता है सिस्टम मॉडल। सिस्टम मॉडल क्या है, एक लास्ट मॉडल है जो हमने देखा है कि जो फाइनल ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मॉडल जो आता है उसे हम कहते हैं सिस्टम मॉडल। सिस्टम मॉडल बताता है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन को और उनके लोगों को, मैनेजर को, सबको एक सिस्टम की तरह देखेंगे कि हम सब क्या है, एक सिस्टम का पार्ट है और हमसे ही क्या बन रहा है, एक सिस्टम बन रहा है। ठीक है, इन सिस्टम मॉडल द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन लुक एट द ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड टीम एनवायरमेंट एंड कंसीडर दैट इंडिविजुअल हैव डिफरेंट गोल्स, टैलेंट एंड पोटेंशियल। द इंटेंट ऑफ द सिस्टम इज टू ट्राई एंड बैलेंस द इंडिविजुअल एंड गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये इस तरीके से देखता है कि जो एक एम्प्लॉय है, ठीक है, मान लो ये एम्प्लॉय है, इस एम्प्लॉय का गोल अलग है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसका गोल अलग है। हमें इस एम्प्लॉय के गोल को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, दोनों को एक साथ ऐसे लेके जाना है, एक ऐसे सिस्टम के थ्रू इसको पूरा करना है कि दोनों के ही ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए। एक इंडिविजुअल चाहता है कि मेरी अच्छी सैलरी हो, मुझे अच्छा बोनस मिले, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो। प्रॉफिट इंक्रीज कब होगा, जब इंडिविजुअल अच्छे से वर्क करेंगे, और जब एक साथ ऐसे वर्क करेंगे ना कि हम दोनों ही एक सिस्टम का पार्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशन मुझसे अलग नहीं है, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का ही हिस्सा हूँ, मुझसे ही ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप अच्छा रिजल्ट दोगे। तब आप अपने गोल को भी कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर दोगे। जैसे कि मान लो कोई टारगेट दिया है एक ऑर्गेनाइजेशन ने कि आपको बॉक्स बनाने हैं, ठीक है, और मान लो टारगेट है कि आपको 1000 बॉक्स बनाने हैं, और एम्प्लॉय को पता है कि अगर वो 1000 बॉक्स बना देता है एक मंथ में, तो उसको जो भी मान लो 20,000 की सैलरी थी तो उसको 25,000 मिलेगा एट द एंड। तो उसको ये पता है कि 1000 बॉक्स बनाने मुझे 25,000 मिलेगा, तो उसका क्या है गोल कि मैं 25,000 कमा लूं, 1000 बॉक्स बना दूं। अब वो बॉक्स बनाने लग गया,
फिर उसको लगा कि यार बॉस बना रहा हूँ, बहुत सारा मटेरियल जो है वो वेस्ट हो रहा है और मैं गंदी तरीके से यूज कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में तोड़ फोड़ रहा हूँ। तो उसको लगेगा कि यार मेरा तो ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा, मेरा तो 25,000 मुझे मिल जाएगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान मैं कर रहा हूँ। अगर उसको ऑर्गेनाइजेशन से वो ऐसा जुड़ा होगा ना कि वो अपने आप को का वो एक हिस्सा कंसिडर करता होगा, सिस्टम की तरह मानता होगा कि मैं भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हूँ इसका, तो वो अपना गोल छोड़ देगा। वो सोचेगा नहीं, मुझे 25,000 मिले ना मिले, ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अगर उसके अंदर ये वाला सेंस आ जाएगा ना कि हम सब क्या है, एक पार्ट है एक ऑर्गेनाइजेशन का, वो मुझसे अलग नहीं है, मैं उससे अलग नहीं हूँ, हम सब एक सिस्टम है, तो ये एक बहुत ही बड़े लेवल का मॉडल है। मतलब कि ये वाली जो फीलिंग होती है ना, ये बहुत ही कम लोगों में आती है कि वो अपने गोल को भी पूरा करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल को भी पूरा करते हैं, साथ में लेके जाते हैं, और अपना छोड़ना भी पड़ता है ना तो अपना छोड़ देते हैं फॉर द शेक ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वाला मॉडल जो है वो बहुत ही अच्छा मॉडल है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मॉडल बेस्ड ऑन ट्रस्ट, ये ट्रस्ट पे बेस्ड है, आपको भरोसा होना चाहिए एक दूसरे पे, ऑर्गेनाइजेशन को अपने इंप्लॉयज पे, इंप्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन पे होना चाहिए कि मैं अगर इसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा हूँ तो ये मेरे साथ गलत नहीं करेंगे, ये भी मुझे उसका रिटर्न देंगे। तो वो होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, आपको कोई मोटिवेट ना करे आके कि कोच आके मोटिवेट कर रहा है या लीडर मोटिवेट कर रहा है, आप खुद मोटिवेटेड हो। यहाँ के एम्प्लॉयज, उनको खुद पता है, उनको खुद इतना ऑर्गेनाइजेशन से लगाव है कि हम चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस करे, हम रिजल्ट अचीव करें, हम मार्केट में नाम हो। तो आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड होगे और खुद अच्छा काम करोगे। ठीक है, परफॉर्मेंस रिजल्ट यहाँ पे ज्यादा होता है क्योंकि इंप्लॉयज कमिटेड होते हैं अपने टास्क को करने में और ऑर्गेनाइजेशन गोल को पूरा करने में। तो आप यहाँ पे कहना एक बड़े लेवल का मॉडल है ये, बहुत ही सेंस ऐसा वाला होता है ना जहाँ पे लोग इस सेंस को लेते भी नहीं है कि हम अपने को छोड़ के एक ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान दें। जब आपका ये वाला सेंस आ जाता है और जो मैनेजर होता है उसको भी थोड़ा इमोशनल सेंस आ जाता है कि वो वर्कर को वर्कर की तरह नहीं देखता है, वो इमोशनली उनसे अटैच हो जाता है, उनकी फीलिंग को समझता है, उनको इमोशनली सपोर्ट करता है। जब ये वाला एक लेवल आता है जो कि बहुत ही हाई लेवल अचीवमेंट होती है, ये मॉडल है आपका सिस्टम मॉडल। तो अब एक सिस्टम की तरह वर्क करना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमने ये देखे क्या कुछ मॉडल्स आपके देखे यहाँ पे, आई होप कि समझ में आया होगा कौन सा क्या मॉडल है। तो आप इसको देख सकते हैं, आपको कंटेंट चाहिए तो आप वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, इस कंटेंट का आप देख सकते हैं और उसको रीड आउट कर लेंगे एक बार फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया, आई होप कि समझ में आओगा। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आई है देन आपको इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू। Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of organizational behavior, and in this video we are going to cover the limitation of organizational behavior. इससे पहले हम लोगों ने जो मीनिंग है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के फीचर्स हो गए, नेचर हो गया, इंपॉर्टेंस हो गई, एलिमेंट्स हो गए, मॉडल्स हो गए, सब कुछ डिस्कस कर लिया है। अब जो इस यूनिट का टॉपिक आता है वो आता है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो आप स्टडी करते हो इसकी क्या लिमिटेशंस है जो हमें देखने को मिलती है। सो इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट करेंगे, वीडियो को करेंगे लाइक, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइस, इतना इंट्रोडक्शन देने के बाद अब हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की क्या लिमिटेशन है। ठीक है, तो पहली लिमिटेशन जो देखने को मिलेगी वो है आपको कि कैन मैनिपुलेट पीपल, पीपल को मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक चीज आपने देखी होगी कि जब आप कोई चीज ज्यादा पढ़ लेते हो ना तो आप उसका मिसयूज भी करना शुरू कर देते हो। जब आप ज्यादा दिमाग लगाने लग जाते हो ना तो आप समझ जाते हो कैसे मुझे उल्टी तरीके से भी फायदा निकालना है। तो यही है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को जो लोग ज्यादा समझ लेते हैं ना वो इसका मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। जो उन्होंने नॉलेज ली, जो उन्होंने स्किल इससे ली, उसका वो क्या करेंगे, मिसयूज करेंगे। क्यों मिसयूज करेंगे? ताकि वो जो इंडिविजुअल हैं उनको इन्फ्लुएंस कर पाए। और इन्फ्लुएंस इस तरीके से करना है कि उनके बारे में आपको नहीं सोचना है, बस अपने फायदे के बारे में आपको सोचना है। मान लो कोई एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय ए, ठीक है, हमारे बॉस थे, उन्होंने हमें कहा कि आप एक काम करिए, आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाइए जो कि हमारा कॉम्पिटिटर है, वहां पे जाओ और वहां के जो भी सीक्रेट हैं वो रिवील करो, हमें बताओ आके, हमें कैसे वो लोग वर्क कर रहे हैं, क्या उनका प्लान है, किस तरीके का वो लोग जो स्ट्रैटेजी है वो नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं, ताकि हम उनसे अच्छा स्टेप ले पाए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस चीज का मिसयूज किया। मैंने देखा कि वो एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय है उसको मोटिवेशन किससे मिल रहा है, पैसों से मिल रहा है, तो मैं पैसे देके उससे ये काम करवा लेता हूँ। मैंने उसके बिहेवियर को स्टडी कर लिया, एक कमी उसकी जान ली, एक जो उसकी पकड़ है, या देखा मैंने कि फाइनेंशियली उसको उस समय पैसों की बहुत जरूरत है, तो मैं कुछ उससे ऐसा अनइथिकल काम करवा लेता हूँ जिससे मेरा फायदा हो जाए। मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा, मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ। तो इस तरीके से आप मिसयूज करते हो। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न।
इकोनॉमिक्स जितने भी 11th क्लास में बच्चे हैं यहाँ पे, जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, 11th 12th पढ़ा होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इसमें क्या बताता था, इसमें बताता था कि जब आप चीजों को एक्सेस यूज करते जाते हो ना, तो जो रिटर्न होता है वो कम होता जाता है। सपोज आपने कोई, आप किसी स्टॉल पे गए, आपको बहुत तेज भूख लगी, आपने एक आइसक्रीम खाई, तो आपको पहला जो आइसक्रीम खाई होगा ना, बहुत सेटिस्फेक्शन मिला होगा कि मेरी थोड़ी भूख शांत हुई, गर्मी भी लग रही थी, भूख भी लग रही थी, शांत हुई। दूसरी खाई, थोड़ा सेटिस्फेक्शन पहले वाले से कम, फिर तीसरे में पहले वाले से भी कम। फिर क्या होगा, एक पॉइंट आएगा जहां आपको लगेगा कि यार बस यार बहुत हो गया, अब मेरे से नहीं खाया जा रहा है, मेरा पेट भर गया है या मुझे उल्टी हो जाएगी, ये वाला आया, तो क्या वो रिटर्न डेमिनिश होता गया, या कभी कभी जीरो नेगेटिव पहुंच जाता है आपका रिटर्न। तो वही होता है, जब आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझ लेते हो, तो आप, अगर लगता है आपको कि मोटिवेशन देने के लिए मुझे इनको रिवॉर्ड्स देने होंगे, तो अगर आप एक्सेस में रिवॉर्ड देते जाओगे ना, एक पॉइंट आएगा कि इम्प्लॉय को वो रिवॉर्ड्स अट्रैक्ट करना बंद कर जाएगा। उनको लगेगा कि क्या है यार, ये रिवॉर्ड तो हर टाइम देते रहते हैं, कुछ और दो, कुछ बढ़ा दो, तो हमें समझ में आएगा। तो ये वाला सेंस आपका आता है, ठीक है। सो इट स्टेट दैट एट सम पॉइंट इंक्रीज ऑफ डिजायरेबल प्रैक्टिस प्रोड्यूस डिक्लाइनिंग रिजल्ट एंड सम टाइम नेगेटिव रिटर्न। तो मैंने ये वाला एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश किया है कि किस तरीके से आपको, अगर आप कोई प्रैक्टिस है बार बार करवा रहे हो, तो एम्प्लॉय जो है वो फिर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट है आपका, कैन नॉट एलिमिनेट कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रस्ट्रेशन बट इंस्टेंट रिड्यूसेस देम। मतलब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट और फ्रस्ट्रेशन है, आपने देखा आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, आपने स्टडी की तो आपने देखा कि जो लोग हैं यहाँ पे एक साथ नहीं रहते, आपस में लड़ते रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड है, इनको वर्कलोड बहुत है। तो अब आप क्या करोगे, कुछ मतलब प्लान आउट करोगे, कुछ चीजें करोगे जिससे उनका फ्रस्ट्रेशन आप कम कर पाओ, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कम कर पाओ। तो आप कम कर पाओ, खत्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से चीजों को खत्म नहीं करता, ठीक है। तो ये एक इसकी लिमिटेशन है, बस ये रिड्यूस करता है, ये इंप्रूव करने का एक तरीका है, लेकिन आंसर नहीं है सारी प्रॉब्लम का। कंट्रोल कर सकते हो बट कम नहीं कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते हो, चीजें मतलब रहेंगी वहां पे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है कि इसका लिमिटेशन। नेक्स्ट अगर हम देखें तो है कि ओबी सेल्फिश एंड एक्सप्लॉयटेटिव। जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है वो कभी कभी सेल्फिश हो जाता है या एक्सप्लॉयटेटिव हो जाता है, एक्सप्लॉयट करने लग जाता है। क्योंकि क्या होता है, कभी देखने को मिलता है कि जो मैनेजमेंट होता है या ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए ही ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को स्टडी कर रहा है। वो अगर ये देख रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझ रहा है, अपने एम्प्लॉयज की स्टडी कर रहा है कि कैसे उन्हें मोटिवेट करना है, कैसे उनसे अच्छा सा वर्क निकलवाना है, कैसे गोल को अचीव करना है, कैसे उनकी प्रोडक्शन या एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, ये सब वो इसलिए कर रहे हैं ताकि उनका इंटरेस्ट पूरा हो पाए, उनके टारगेट अचीव हो पाए। तो उसमें वो ये भी नहीं सोचेंगे कि इम्प्लॉयज मतलब वो कंपटीशन भी करा सकते हैं, राइवलरी भी क्रिएट करा सकते हैं कि तुम उनसे बेटर करो, जो अच्छा करेगा हम उसको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वो देंगे, रिवॉर्ड्स देंगे। तो वहां पे क्या होगा, लोग आपस में लड़ने लग जाएंगे कि मुझे, मैं अच्छा करूंगा मुझे मिलेगा। तो वहां पे जो एक होता है ना कि आप एक साथ काम करना चाहते हो, टीम स्पिरिट, वो नहीं रहने वाली। लोग एक दूसरे को नीचे दिखाएंगे, उनसे ज्यादा ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, हो सकता है दूसरे की कंप्लेन करना शुरू कर जाए। तो जो पीस है ना, क्या पीस में रहना चाहते हो एक दूसरे के साथ, वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कभी कभी नहीं दे पाता है, एक्सप्लॉयटिव सेंस जो है वो क्रिएट कर देता है। तो ये एक लिमिटेशन होगी। नाउ गाइस, अगर हम फिफ्थ लिमिटेशन देखें तो है कि फेलियर टू एनहांस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो उसको एनहांस नहीं कर पाता। जैसे कि मैंने से पहले भी बताया कि आप के इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर देता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, अगर आप स्टडी करते हो, समझते हो कि लोगों को मुझे बेटर बनाना है, तो एक दूसरे से कंपटीशन में लगा दो, तुम मुझसे अच्छा करो, हम तुमको ज़्यादा पावर दे देंगे, तुम्हें ज़्यादा रिवॉर्ड दे देंगे। तो एक जो इंटरपर्सनल रिलेशन है ना, कि एक साथ काम करने वाला, आपस में एक दूसरे को समझने वाला, वो नहीं रह जाता। एक फिर वो एक राइवलरी कॉम्पिटिशन वाली भावना रहती है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग हैव नॉट इम्प्रूव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अलॉन्ग साइड pleasant lectures, training session, talk, smile, politeness and like there are jealousies, backstabbing, leg pulling। एक साइड तो सब ये शो करते हैं कि हम बहुत मतलब एक दूसरे को पोलाइटनेस से स्माइल, टॉक सब कुछ देते रहते हैं, और एक जगह क्या होता है, पॉलिटिक्स भी अंदर ही अंदर चलती रहती है कि कैसे हम उसको हैरेस करें, लेग पुलिंग करना। अच्छा मैं बताऊँ, मेरा एक एक्सपीरियंस था थोड़ा सा टाइम लेके, एक स्कूल को मैं ज्वाइन किया था, वहाँ पे मैं पढ़ा रही थी, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया कि पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत होती है। लोग एक दूसरे के सामने ना फेक बनते हैं, दिखाते हैं कि हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको गाइड करेंगे, हमको सब सिखाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो अपने माइंड में ना आपसे फायदा निकलवाने का सोच रहे होते हैं कि मैं कैसे इससे अपना काम करवा लूँ,
इसको अभी ये नया है तो इसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो कैसे मैं अपना फ़ायदा निकालूं। तो ये सारी चीज़ें ना मैंने खुद फेस किए, देखी है, और ये बहुत ही वर्स्ट इन्वायरमेंट होता है। सो गाइज यही चीज़ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी आपको बता रहा है कि कभी कभी ना जो चीज़ सामने से देखने को मिल रही होती है ना वैसा कुछ नहीं होता है, चीज़ें बैकएंड में बहुत सारी चल रही होती है। तो यही चीज़ है कि ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को इन्हांस नहीं करता है, फेल हो जाता है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल फेलियर ऑन डोमेस्टिक फ्रेंड। इंडिविजुअल फेलियर मतलब कि हो सकता है आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडिविजुअल क्रिएट कर रहे हो वो तो ऐसे हो कि ऑर्गेनाइजेशन बड़े वेल दिखा रहे हैं अपने आप को कि हम बड़े डिसिप्लिन्ड हैं, हम बड़े समझदार हैं, लेकिन हो सकता है आप अपने घर में जाके वही मारपीट कर रहे हो, डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हो। तो आप उनका जो बिहेवियर कर रहे हो ना इम्प्रूव, बस अपने लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर पा रहे हो, उनका एक ओवरऑल पर्सनल डेवलपमेंट जो है वो आप नहीं कर पा रहे हो, जो कि एक मोटिव होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन का कि वो चीज भी अचीव करा पाए, ताकि वो उसको फायदा दे जो एम्प्लॉय है वहां पे, है ना। तो मतलब ये नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर करता ही नहीं है, करता है, कहीं कहीं फेल हो जाता है, तो लिमिटेशंस हैं, ठीक है। ओनली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्क प्लेस डज द सब्जेक्ट हेल्प अ पर्सन अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर ऑन द डोमेस्टिक फ्रंट दे मे स्ट्रगल। Thoroughly trained in behavioral science, some of these individuals have occasionally turned out to be complete disasters in personal life। जो मैंने एक्सप्लेन किया ये वही कह रहा है कि अपने पर्सनल लाइफ में हो सकता है वो कंप्लीटली डिजास्टर्स हो, कंप्लीटली किसी को अंडरस्टैंड ना करते हो, स्ट्रगल करते हो अपनी लाइफ में। तो आप जो समझ रहे हो इंडिविजुअल को, ह्यूमन बिहेवियर को इम्प्रूव कर रहे हो, वो आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो कर रहे हो, लेकिन जो एक डोमेस्टिक फ्रेंड है, जो एक घरेलू, अगर हम देखें उसकी लाइफ के पर्सपेक्टिव से, तो ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ पे भी अपना अच्छा बिहेवियर शो कर रहा हो। आप उसको एक अच्छा ह्यूमन नहीं बना रहे हो, बस एक ऑर्गेनाइजेशनल मटेरियल बना रहे हो जो कि अपने की ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, क्या लिमिटेशन हो सकती हैं, क्या हमने यहाँ पे देखी हैं, ठीक है। तो आई होप कि अंडरस्टैंड आप कर पाए होंगे, और स्टिल कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, सीरीज पसंद आ रही है, कोई भी सजेशन हो, कुछ भी कंटेंट का हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे, ठीक है। सो वीडियो को करेंगे लाइक, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। थैंक यू।